कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं सर, सीधा जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड है तब भी सीधा जाएगा। ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर जाएगा, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर नीचे जाएगा। बैलेंस्ड है सीधा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सर तो स्ट्रेट जाएगा। बात समझ आया? या बैलेंस्ड हो फिर भी स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो कौन सी गैस के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि कोई भी गैस लो सर, कैथोड से एनोड की तरफ सर इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड खूब पढ़ाई भी आप सभी लोग कर रहे होंगे। ये उम्मीद के साथ मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज का नया एक चैप्टर जो क्लास 11th की है, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 11 की क्लास मतलब 11 की सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे चीज आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चों, मैं शुरुआत में ही 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ाता हूँ। और यही हमारा इस चैनल का यही मतलब खासियत ये है कि हम लोग पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं और हम बहुत मस्ती भी करते हैं और बहुत खुश होकर पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या कोई कौन क्या बोलेगा, इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारा एक ही काम है, बच्चों को प्रॉपरली अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करना। हमारे पास जो भी चीज़ है, जो हमें मालूम है, वो हम पूरा शिद्दत से बच्चों को देते हैं, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करते। ये सीरीज बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे बच्चों का बहुत कमेंट है, बहुत सारे बच्चे डाउट भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या सर आप भी अच्छा कुछ दिखा के बाद में क्या पेड कोर्स सेल करने के लिए कर रहे हो? बेटा आपको आंसर है, ये बात तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑफकोर्स यूट्यूब में है तो पब्लिक प्लेस पे है, तो आप सभी को मैं कमिटमेंट करता हूँ कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन इस सीरीज को खत्म होगा। ऐसा नहीं कि इस सीरीज को दिखा के कोई पेड कोर्स लॉन्च किया जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इरादा नहीं है। ये कोर्स सिलेबस पूरा खत्म होगा, 11th एंड 12th दोनों का खत्म होगा, उसी फ्लो के साथ, उसी क्वालिटी कंटेंट के साथ खत्म होगा जैसा फर्स्ट चैप्टर हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। ये अगर लेक्चर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि डेप्थ क्या चीज होता है, मतलब हम कितना डीपली पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ आज पेज नंबर 29 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। कितना पेज है भाई? 5 पेज ही तो हम पढ़ेंगे आज, लेकिन उस 5 पेज में बेटा कितना टाइम लगता है? बेटा ये लेक्चर बहुत बड़ा है, इस 5 पेज को पढ़ने के लिए आप सोचो 5 पेज को हमने कितना डीपली एनालिसिस करके आपके सामने रखे हैं। तो बेटा इसमें कोई आप शक या कोई डाउट की नज़रों से बेटा उसको मत देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा करने से बेटा हमें थोड़ा बहुत दुख होता है। हम उस नज़रिए से एजुकेशन को नहीं देखते, हमारा कुछ नज़रिया अलग है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा और कुछ लोगों को पता चल चुका है कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पे जो थंबनेल पे हमने लिखा कि बेसिक टू एडवांस इन वन फ्लो, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। एडवांस का मतलब बेटा एडवांस लेवल की सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं होता है। एडवांस का मतलब होता है फंडामेंटल चीज़ों को बहुत अंदर जाके पढ़ना, वही काम हम कर रहे हैं। नाम तो हमने दिया एनसीईआरटी डीप एनालिसिस, लेकिन उस एनसीईआरटी नाम सुन के बेटा आप उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरे हिसाब में मैंने जितना किताब मैंने अपने लाइफ में पढ़ा है उनमें से सबसे प्यारा सा किताब अगर मैं किसी को बोलूँगा रिकमेंड करूँगा तो वो किताब एनसीईआरटी बुक होगा। मेरा पसंदीदा सबसे अच्छा किताब एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का तीनों के लिए मैं एनसीईआरटी को मैं अपना फेवरेट किताब मानता हूँ। वो अलग बात है बेटा, ऑर्गेनिक में बहुत कम चीज़ दिया हुआ है, सिर्फ नाम, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से हम ऑर्गेनिक में इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत वास्ट होता है और एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ दिया हुआ है। लेकिन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में बहुत सारे अच्छे बातें एनसीईआरटी में बोला है। इवन क्लास 11 ऑर्गेनिक में मेरे को उतना ठीक ठाक नहीं लगता, लेकिन क्लास 12 के ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे अच्छे चीज़ एनसीईआरटी बुक में, किताब में लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली चीज़ों को लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए एक डीप एनालिसिस जो एनसीईआरटी बुक के ऊपर, तो वही काम हम कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, आपको ज़्यादा उधर उधर नहीं सोचना है। जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आपको जज नहीं करना है, आपको सीधा मैं जो बोलूंगा आपको मान के चलना है एंड आपको सीधा नोट डाउन करना है। अब बोलोगे सर सबसे पहले ना हम लोग पूरा लाइफ बेटा व्हाइट बोर्ड पे, चौक बोर्ड पे हम पढ़ाते आए, हमने चौक बोर्ड पे भी पढ़ाया, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल बोर्ड लेने के पीछे कारण यही है कि हम प्रॉपरली हमें आपके पास हमें प्रॉपरली चीज़ों को समझा मतलब पहुंचाना है, प्रॉपर नोट्स आपको मिल सके। सिर्फ पढ़ाना बेटा सेम चीज़ नहीं होता है। ऑफलाइन में हम काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं, मटेरियल को हम लोग दिखा के बोलते हैं सर ये आज पढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ऑनलाइन में पीपीटी चलता है, बात समझ में ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये चलता है ऑनलाइन में।
क्यों ये सब करना पड़ता है? क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाना होता है बेटा, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता। आज आप समझोगे कि इस चैप्टर में कितना डीपली चीजों को मैंने समझाया और कितना सारा चीज समझाया। 5 पेज को समझाने में सर इतना घंटा टाइम? यस बेटा, सही बोल रहा हूँ मैं, कोई टाइम पास नहीं। ये शुरुआत का इंट्रोडक्शन 5-7 मिनट हो गया, अभी हम सीधा मतलब जाएंगे चैप्टर में। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बेटा, वो जज मत करना, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा नोट करना है। मैं पीपीटी बनाने के पीछे यही रीजन है। शुरुआत के ये वाला जो लेक्चर, इसमें खास कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक है, हिस्ट्री है। लेकिन आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अगर बेकार होता तो हम नहीं पढ़ाते, बात समझ आया? अगर बेकार होता तो हम ही नहीं पढ़ाते, हम बोल देते बेकार है ये, लेकिन बेकार नहीं है, जानने लायक चीज इसमें है बेटा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। आपको पेन पेपर लेके जरूर नोट्स बनाना है। जज बार बार बोल रहा हूं, आप बोरिंग फील नहीं करोगे। आप जरूरत पड़े तो लेक्चर को 2 बार में 2 सिटिंग में बैठ के इसको देखो, लेकिन लेक्चर को पूरा देखना है, पूरा नोट्स बनाना है। क्योंकि ऐसा मेरे को मेरा पहली बात तो ये, मैं कंपेयर करता नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि दुनिया का हर टीचर ठीक है, सब टीचर अच्छे हैं, सब अच्छे पढ़ा रहे, कोई कंप्लेन किसी टीचर को लेके मेरे को नहीं है, सब अच्छे पढ़ा रहे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जो आज कंटेंट जो डिलीवर करने वाला हूँ आपके सामने, वो कंटेंट दुनिया का टॉप, अगर 5 कंटेंट लिया जाए उस 5 में से, या टॉप 3 अगर कंटेंट आप लोगे, उन 3 में से मेरा वाला कंटेंट टॉप 3 में आएगा। मैं बेस्ट हूँ वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन टॉप 3 में मैं तो जरूर हूँ। बात समझ में आया? तो उस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा, उतना डेप्थ के साथ, उतना डिटेल में दिया जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन कंपेयर मत करना, आपको जो दिया जा रहा है उसको आपको मतलब एकदम 100% शिद्दत के साथ आपको उसको पढ़ना है। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, चलो बेटा, अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा नीचे एक बार लिखो सर थैंक यू सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बात सुन के पूरा एकदम सर पूरा पेन पेपर लेके बैठे हैं, सारा नोट्स एकदम बनाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको कैम क्लासेस विद राहुल का आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा, और उस एप्लीकेशन में आपको फ्री डाउनलोड सेक्शन में आपको मटेरियल भी मिल जाता है, इसका पीपीटी मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके वो सब चीज़ें करो। अच्छे बच्चे नोट्स बनाते हैं एंड रेगुलर रिवीजन करते हैं, यही अच्छे बच्चों का निशानी है बेटा। मैं भी ये मान के चल रहा हूँ, कम बच्चे हो सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो लोग रेगुलरली देखते हैं, रेगुलरली रिवीजन करते हैं, प्रॉपर अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये डिजिटल बोर्ड का ज़माना कितना दिन हुआ, पूरा लाइफ ही तो लोगों ने हाथ से ही लिखा, हाथ से ही बनाया ना, नोट्स बनाया ना। टीचर बोलो, स्टूडेंट बोलो, सब लोगों ने तो यही काम किया। तो आपको भी प्रॉपर नोट्स बनाना है, और मेरे को बेटा टाइम भी सेव करना है। मैं कितना लिखूंगा, कितना डिक्टेट करूंगा, लिखूंगा तो बेटा कुछ ना कुछ कमी होगा, बात समझ आ रहा है? तो मैं चाहता हूँ सब कुछ चीज़ें आपके पास पहुँचे, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर पीपीटी बनाया, और पीपीटी को अच्छी तरह से एकदम मन लगा के फॉलो करना, हर एक लाइन को समझना। ठीक है, सबसे पहले बेटा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये ऑलरेडी हमने आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर है उसमें ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे जस्ट आपको दिया गया है, बताया गया है, इसलिए ताकि आपको चीज़ों को मतलब कहाँ से आया है वो आपको पता चले। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपकी पीपीटी के सामने आ रहा हूँ तो मैं कभी ना कभी मैं एक बार हटूंगा, आपको जरूर लिखने का मौका मैं जरूर दूंगा, आपको पॉज करके तब आपको नोट बनाना है, लिखना है। बात समझ आ रहा? तो सबसे पहले डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी को मतलब मोस्टली उन्होंने बताया क्या था वो मैं बता देता हूँ। कि उन्होंने बोला कोई भी कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी एक मेटल का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप इसको मान लो आधा कर लिया, फिर इस आधे का आधा कर लिया, फिर इस आधे का आधा, आप ऐसा अगर डिवाइड करते गए और काटते गए तो लास्ट एक चीज बचेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसी का नाम डाल्टन जी ने उसी का नाम दिया था एटम। उसी का नाम उन्होंने क्या दिया था भाई? एटम। मतलब आप एक उसको डिवाइड करते 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 एक टाइम आएगा जब उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है उसी पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया था एटम। ठीक है, हालांकि और अलग बात है कि आज हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एटम के अंदर में क्या क्या चीज़ है वो आज पढ़ेंगे। एक क्लास 9 के बच्चे को भी ये बात मालूम है कि सर ऐसा एक एटम होता है, बीच में बेटा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन सर न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकली सर पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सर क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये सब चीज़ें एटम के अंदर में होता है। तो न्यूक्लियस बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये सबको पता है। और एटम के अंदर में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और बीच में जो सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूक्लियंस होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है एंड न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल है। बात समझ आ रही है? इतना सबको पता है ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे क्लास 9-10 तो पास करके आए ना, तो उतना मिनिमम इंफॉर्मेशन उनके पास जरूर होता है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हमने बताया कि ये सब एटम होता है, ये सब चीजें होता है कि अगर सेम सेम एलिमेंट का जो एटम होता है वो सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट होने से डिफरेंट होता है। ये सब फंडामेंटल चीज़ें ऑलरेडी मैंने जस्ट पीपीटी में रखा है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करके आया है कि सर एटम क्या चीज़ है, ठीक है। डिफरेंट एटम में डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो एटम का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, वो हमने बात कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे सबसे पहले कि ये जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, इन्होंने क्या क्या चीज़ को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले ये जो तीन चीज़ ना, ये भी तीन चीज़ को हमने हमारा चैप्टर 1 यानी कि हमने मोल कंसेप्ट यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इसको हमने डिस्क्राइब किया। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन तीनों को हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इनको मतलब डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना, उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया, उनके मदद से एक्सप्लेन कर पाए हम, ठीक है। लेकिन ये पूरा अभी भी ये वाला चीज ना चैप्टर 1 की चल रहा है, अभी भी चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं हुआ। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। सर आप ये सब चीजें क्यों डालें? क्योंकि सर यही से जहां पे चैप्टर 1 खत्म होता है, जहां पे ये सब डाल्टन की बातचीत खत्म होता है, वहीं से बेटा अगला बातचीत स्टार्ट होता है। डाल्टन के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, लेकिन सर एटम को भी हम तोड़ के एटम के अंदर भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसलिए शुरुआत कहाँ से हुआ सर? एटम से। एटम को किसने शुरुआत किया सर? डाल्टन ने। ये कौन से चैप्टर में पढ़ते? चैप्टर 1 में पढ़ते। तो चैप्टर 1 को थोड़ा बहुत इज्जत देते हुए हमने चैप्टर 2 में अब हम एंट्री लेंगे। बात समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी था, क्योंकि डाल्टन ने जो नहीं एक्सप्लेन, एक्चुअली लिमिटेशन 1 2 3 नहीं है, खूब सारा बहुत सारे लिमिटेशन है। इनमें से कुछ जो होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने डिफरेंस बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एट द सबएटॉमिक लेवल पे उन्होंने कुछ भी बातचीत नहीं किया। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सब के बारे में उन्होंने कुछ भी बातचीत नहीं किया। तो ये ऑलरेडी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन ये सब चीज़ें डाल्टन ने कभी बातचीत किया नहीं। ऐसा नहीं बेटा, अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारा चीज़ें डाल्टन ने नहीं बताया। डाल्टन ने सिर्फ फंडामेंटल चीज़ क्या एटम के बारे में बोल के उन्होंने चला गया, लेकिन एटम के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया। क्या हम डाल्टन जी को नेग्लेक्ट करें? आंसर है नहीं। उन्होंने पहली बात तो सोचा, वो अगर इस जर्नी को स्टार्ट नहीं करते तो शायद इस जर्नी कभी आगे बढ़ता ही नहीं। तो जो साइंटिस्ट का कुछ भी लिमिटेशन आता है, बच्चे इनको क्या करते हैं ना, वो एक अलग लेवल के नेग्लिजेंसी दिखाते हैं। भाई इनका तो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया, इनका तो ढेर सारा लिमिटेशंस है, इनको हम मन लगा के नहीं पढ़ेंगे। बेटा उनको सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया। अगर वे स्टार्ट नहीं करते तो बेटा दुनिया आगे नहीं बढ़ता। बस समझे? तो मैं बार बार सब बच्चों को बोलता हूँ कि सर बच्चे का एक टेंडेंसी होता है, आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज ऑनलाइन का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है कि सर बच्चे बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ होता है? जैसे कि छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, वो ऑफलाइन में गया या ऑनलाइन में गए, कोई टीचर को कैसे जज कर लेते हैं? सर टीचर धीरे पढ़ा रहा है, उसमें जज कर लेते हैं। सर ये टीचर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है, थोड़ा जोर से पढ़ा रहा है, जज कर लेते हैं। सर इतना फास्ट चला रहा है, सर मैं समझ नहीं पा रहा। कोई टीचर स्लो पढ़ा रहा है, सर ये टीचर बहुत स्लो है, पहले क्लास में पहले घंटे में उनको जज कर लेते करते हैं। हम देखते हैं बेटा, बच्चों की बात हम सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई टीचर अच्छा पढ़ा मतलब धीरे पढ़ा रहा है, उसका मतलब ये कि खराब पढ़ा रहा है। बेटा धीरे शायद पढ़ा रहा है ताकि आप सभी को समझ में आए। कोई टीचर बहुत स्पीड में पढ़ा रहा है, आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लग रहा है वो स्पीड में पढ़ा रहा है, शायद वो ठीक ठाक पढ़ा रहा है, आप स्लो हो, या आप पहले जो टीचर से पढ़े वो टीचर थोड़ा धीरे से पढ़ाते थे और आप आके एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, और उन टीचर को लगता है कि ये स्पीड मेंटेन होना चाहिए, इसलिए वो स्पीड में पढ़ा रहे। तो बच्चे स्पीड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ठीक है, टोन के ऊपर टीचर्स को जज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा जजमेंटल नहीं होना चाहिए कभी भी। जो भी थ्योरी पढ़ाया जाए, जो भी साइंटिस्ट का लिमिटेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा, आपको उसी को अच्छी तरह से सीखना है, ठीक है। आपको पता है एटम के अंदर में क्या क्या चीज़ है, पहले लोगों को पता नहीं था, लोगों को पहले सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता नहीं था। तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि हमें नहीं मालूम, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखेंगे, हम प्रोटॉन को डिस्कवरी को देखेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को देखेंगे, हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम इनको कर रहे हैं। उस टाइम पे बेटा नहीं पता था। बस समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि उसके एटम के अंदर में 3 चीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, वो लास्ट में जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट मैंने दिया है
ताकि आपको बुक में है इसलिए आपको एक पता चले कि एक एटम के अंदर में क्या क्या होता है, इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, इसको सेम चीज़, सेम ये वाला चीज़ आज के लेक्चर के लास्ट में भी मैंने दिया है। ठीक है, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, जब इनको हम क्या करेंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, इसको डिस्कवर कर लेंगे, तब हम जाके इसको पढ़ेंगे। सब मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ठीक है, प्लीज़ मैंने बोला नेगेटिवली नहीं मतलब लेना है, आपको सुनना है। अगर मैंने बोला तो आपको नोट डाउन करके रखना है, आगे जाके बेटा काम जरूर आता है। कोई भी चीज़ बेटा बेकार नहीं होता, आगे जाके काम जरूर आएगा। ठीक है, देखो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे टोटल अभी मैं बेटा मैं अभी वो माहौल बना रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अभी तक चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, मैं माहौल बना रहा हूँ। इस चैप्टर में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपने जो अभी बताया ना कि सर एटम ये होता है, ऐसा होता है, एटम होता है, इसके अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर में बेटा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अब बताया ना। तो एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो आइडिया जो देने वाला, ये 3 साइंटिस्ट का बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। पहला वाला तो सर रदरफोर्ड, फिर आपका बोर, फिर आपका सर वेव मैकेनिकल मॉडल। इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीन मॉडल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें प्रॉपर एटम के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि एटम के अंदर में एग्जैक्टली है कौन, क्या कौन है वो हमें पता है, लेकिन इनके बिहेवियर के बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे अगर हम इन 3 मॉडल को पढ़ेंगे। तो इन 3 मॉडल को हम जरूर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इन 3 मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमें जानकारी मिले कि एग्जैक्टली एक एटम होता क्या है और एक एटम का बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर में जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका क्या रोल है, उनका क्या बिहेवियर है, सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमें इन 3 मॉडल की जरूरत पड़ेगा। इनमें से एक मॉडल को आज ही हम पढ़ लेंगे। बात समझ आ गया? अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 2, जहां पे हमने क्या क्या सर डिस्कवरी ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया गया बेटा कैथोड रे। क्या नाम दिया गया याद रखना, इसका नाम हमने दिया कैथोड रे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कैथोड रे। क्यों इलेक्ट्रॉन का नाम कैथोड रे दिया वो अभी हमें पता चलेगा, अभी हमें पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको एक बार समझ लेते हैं, समझने से अच्छा लगता है। ये जो भी काम देखो, अब शुरू क्या हो रहा था, सबसे पहले ना इस ईयर में 1800 में साइंटिस्ट बेटा आपको पता चलेगा, फेराडे के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उन्होंने कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे कि आपने बैटरी सुना होगा, बैटरी सुना ना बेटा, कि केमिकल बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बात समझ आ रहा है? फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। ठीक है, उस टाइम पर ये सब चीज़ें चल रहा था। तब ना ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी होगा, सर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सर ये सब चीज़ें कुछ जानने का मन करेगा। ठीक है, तब उस टाइम 18th सेंचुरी में वो सब चीज़ें ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो बेटा? इलेक्ट्रोलाइट शायद अगर नहीं समझते हो, मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइट बता देता हूँ। कुछ भी मान लो कॉपर सल्फेट हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब आप इसको किसमें NaCl हो गया, आप इसको जब भी पानी में डालोगे वो घुल जाएगा, वो आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इट कॉजेज केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है मेटल का सॉलिड डंडा। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है मेटल का सॉलिड डंडा। ये आपने क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। यहाँ पे कुछ सोल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन था, और यहाँ पे आप याद करो ऐसा कुछ डंडा आप पढ़ते थे, वो क्लास 9-10 में ऑलरेडी था। इन सॉलिड डंडों को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, और जो सोल्यूशन था इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आपने एक लाइट वाइट कुछ लगा दिया और ये लाइट जल गया, आप क्या बोलते हैं? सर यहाँ पे शायद कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसके कारण में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और आप ये लाइट जल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी फैराडे के द्वारा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब देखो दिस रिएक्शन लीड्स टू द डिकम्पोजिशन एंड लिबरेशन ऑफ मैटर सजेस्टिंग दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज मेड ऑफ टीनी चार्ज पार्टिकल। मतलब उसका मतलब यहाँ से ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज पार्टिकल है। हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो होता है उसका डेफिनेशन हम बोलते हैं सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन है ये एक चार्ज है कि, तो हम बोलते हैं सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हमें कहाँ से पता चला? सर उस टाइम से ही हमें ये सब चीज़ें पता चल रहा था, जब हम ये सब चीज़ें कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड को लेके जब हम खेल रहे थे, उसी टाइम में हमें पता चल गया था सर कुछ ना कुछ तो चार्ज पार्टिकल नाम की कुछ चीज़ होता है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकल नेचर भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब जो हमारा चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वही मेन चीज़ है जो एक्चुअली हमारा ग्राउंड वर्क है,
जिसके कारण हम बाद में हम क्या करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या करेंगे सर, डिस्कवरी करेंगे। और इनमें से जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो सबसे पहले हम डिस्कवरी करेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम किसका डिस्कवरी करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन। हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को जानने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉन को जानेंगे, डिस्कवर करेंगे, प्रोटॉन को डिस्कवर करेंगे, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करेंगे। मैंने क्या बोला एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ बेटा। 18वीं सेंचुरी में माइकल फेराडे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने देखो ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, इनमें खूब सारा फिजिक्स का चीजें आएगा, तो आप इसको फिजिक्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे फिजिक्स का चीज आएगा, कुछ कुछ चीजें तो बेटा आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ोगे। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी चीजें आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ोगे, एंड आपको मेरे साथ मानना पड़ेगा कि सर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सर कभी ना कभी हमने तो पढ़ाई किया, हमें पता है कि ये सब चीजें कहाँ मिलता है, कहाँ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए एक यहाँ पे एक सेल है, मतलब मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में हमने कुछ ना कुछ मान लीजिए कॉपर सल्फेट या कुछ हमने डाल दिया, उसके अंदर में हमने 2 रॉड लगा दिया और वहाँ पे एक एक वायर की मदद से हमने क्या कर दिया, लाइट जला दिया। तो लाइट जला दिया सर, लाइट कैसे जलता है सर, करंट की मदद से जलता है। करंट इज व्हाट, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या है सर, यहाँ पे तो वायर है, वो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बात समझ आ रहा है। तो ये तो हो गया, मतलब ये जो केमिकल एनर्जी अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसलिए वो लाइट जला, बात समझ आ रहा है। तो ये चीज हो रहा, तो वहाँ उसी टाइम पे बेटा कुछ लोगों को क्यूरियसिटी आ गया था, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है सर, वो सब चीज़ें हमें जानना है। मतलब क्या क्या चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एटम का रोल नहीं देखा जा रहा था, वहाँ चार्ज की बातचीत चल रहा था, ठीक है। तब उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा ग्राउंड वर्क वहीं से शुरू हुआ, ग्राउंड वर्क के बाद में शुरू हुआ जहाँ पे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी स्टार्ट हुआ। तो उनमें से पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे हम इसको बोलेंगे कैथोड रे, मतलब स्टडी ऑफ कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो हमें अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपके लिए सुंदर सा 2-3 डायग्राम हमने यहाँ पे लाया है, ठीक है। वो आपका जाना पहचाना डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें अच्छा किताब या एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम होता है, हमने सुंदर करके इसको आपके मतलब हिसाब से हमने इसको सजा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर चीज़ों को समझना है तो पहले बेटा आपको मेरे बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मेरे सामने यहाँ पे फिलहाल टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे को फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई साहब आपको अभी आधे घंटे में इसको ख़त्म करना है, आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टीचर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी लिमिटेशंस मेरे पास नहीं है। मैं आराम से अपने बच्चों को खूब मतलब शिद्दत से मैं उनको समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो आप भी आराम से टाइम लेके बैठिएगा। अगर आपको लेक्चर बड़ा लगता है आप 3 सीटिंग में 2-3 बार बैठ के उसको देखिए, लेकिन बेटा 3-4 घंटे का लेक्चर आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बेटा खूब बोरिंग बातें हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। चैप्टर शुरुआत ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या करें, अगर शुरुआत बोरिंग होता है तो बाद में जाके शायद ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। यस यू आर राइट, इस बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस, कैलकुलेशंस है एंड मज़ेदार चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे। ये वाला क्लास थोड़ा आज की डेट के बच्चों के हिसाब से थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरी है। लेकिन स्टोरी तो हमें अच्छा लगता है। हम जब बच्चे थे तो हमारे मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर लोग हमें स्टोरी सुनाते थे, तो हम स्टोरी में ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या किया गया सर, एक ऐसा देखो, इसको देखो, एक ट्यूब जैसा लिया गया, दोनों साइड उसका बंद है, और उसमें क्या किया गया, एक 2 इलेक्ट्रोड लिया गया, मतलब 2 मेटल का 2 डंडा है। आप शायद ये ब्लू वाला और रेड वाला डंडा आप देख पा रहे हो आराम से, ठीक है ना। यही बेटा खासियत है कि डिजिटल बोर्ड में हम सब कुछ डायग्राम आपको दिखा सकते हैं, जो काफ़ी दिक्कत होता है बेटा बोर्ड में दिखाना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 डंडा, एक ब्लू और रेड कलर का 2 डंडा लिया गया है। वो कलर कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यानी कि 2 हमने सॉलिड मेटल का डंडा हमने यहाँ पे लिया, सॉलिड मेटल होता है, ठीक है। अब ये इसको कैथोड बोला गया, इसको एनोड बोला गया। ये कैथोड एनोड ये दोनों ने आपस में डिसाइड नहीं किया कि ये कैथोड है, ये एनोड है। डिसाइड किया सर इस बैटरी ने। सर यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाया गया, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाया गया बेटा, जिसमें मिनिमम 10,000 वोल्ट तो बेटा होता ही है, 10,000 20,000 वोल्ट होता है, तो मिनिमम 10,000 वोल्टेज का बैटरी लगाया गया। और ये बैटरी का बेटा नेगेटिव एंड है और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड इधर जाके बेटा नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट हुआ, इसलिए इसका नाम कैथोड है और इसका नाम क्या है सर, एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा वैक्यूम पंप लगा के बेटा यहाँ से जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है सबको पंप करके बाहर निकाला गया।
गया। बात समझ, सबको पंप करके क्या कर दिया गया, बाहर निकाला गया, ताकि ताकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो, कंडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को चलने में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से यहाँ से आराम से जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है सबको निकाला गया, इसको वैक्यूम क्रिएट किया गया और यहाँ पे 10,000 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और बुक में ऐसा भी लिखता है कि सर इसको सब कुछ निकालने के बाद सर अंदर में किसी ने सर एक छोटा सा सर हाइड्रोजन गैस को अंदर डाल दिया। ठीक है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो सब कुछ निकालने के यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं है बेटा। या जैसे कि अभी यहाँ पे यार मॉलिक्यूल्स है, मैं क्या बोल सकता हूँ सर यहाँ पे कौन कौन है, सर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सर CO2 हो सकता है, सर नाइट्रोजन हो सकता है, सर O2 हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं यार। यार में मिक्सचर होता है बेटा। यार क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे कई सारे गैसेस होता है। ठीक है ना, तो इन सारे गैसेस को, सारा मिक्सचर को, कचड़े को हमने वैक्यूम पाइप की मदद से हमने निकाल दिया और यहाँ पे फ्रेशली हमने हाइड्रोजन गैस को डाल दिया। ठीक, जैसे ही ऐसा किया और यहाँ पे 10,000 वोल्ट लगाया तो हमने देखा कि सर ये जो जगह है ना, और सर और एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, ये सेम डायग्राम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम यहाँ पे भी 10,000 वोल्ट ही लगाया गया। ठीक है, इसमें आप जज मत करो, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे हमने ना एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया जो एक्चुअली जिंक सल्फेट का होता है। क्या होता है सर, जिंक सल्फेट का होता है, ब्लू फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। और लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लगाने के बाद ही यहाँ पे मेरा तुरंत ग्रीन कलर का लाइट जलने लगा। बस समझ, ये जिंक सल्फेट को बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। बेटा सर फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ये भी हायर फिजिक्स में या हायर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, क्योंकि ऊपर की क्लास में जाके फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 11-12 में नहीं है, लेकिन ऊपर में ज़्यादा रिलेशन दिखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री है, सेम टॉपिक है। बस समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसा, तो यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे ग्रीन कलर जल गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट का कोटिंग किया था। सर इसको हमने बोला सर ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। सर फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, सर फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब होता है जैसे कि ये वाला फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जैसे ही यहाँ पे जाके कोई पार्टिकल टकराएगा ये लाइट मतलब ये ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट मतलब यहाँ पे जलने लगा, ये मटेरियल ग्लो करने लगा, इसको बोलते हैं बेटा फ्लोरोसेंट मटेरियल। उसको जाके पार्टिकल को इसको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्राइक करता है। आपको पता है बेटा लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, पता है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो कोई भी पार्टिकल जब जैसे ही जाके उसमें टकराता है उस फ्लोरोसेंट मटेरियल में, वो मटेरियल क्या होता है, ग्लो करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जिंक सल्फाइड जो हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो एक्चुअली ग्रीन कलर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है सर, ग्रीन कलर दिखा रहा है। अब क्या हो गया सर, स्टोरी को फिर से रिपीट करते हैं। हमने पंप लगा के वहां से निकाला, H2 गैस डाला, हमने कैथोड एनोड मतलब बैटरी के नेगेटिव एन को एनोड बोला, पॉजिटिव एन को कैथोड नेगेटिव एन को कैथोड बोला, पॉजिटिव एन को एनोड बोला। और इसको यहाँ पे आप एक ये पे छेद देख पा रहे हो, देखो ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा बेटा जूम करके दिखा सकता हूँ, और आप बेटा यूट्यूब पे भी आप जूम करके दिख सकते हो। ये ओके भाई, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। ठीक है, हाँ, अब अगर थोड़ा जूम करके देखोगे सर, इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखना सर, यहाँ पे आपको बेटा छेद दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। क्या बोलते हैं इसको, परफोरेटेड। परफोरेट का मतलब होता है हमने यहाँ पे छेद कर दिया, हमने छेद किया, तभी यहाँ पे क्या हुआ सर, ग्रीन कलर का जो लाइट है वो जल गया। तभी क्या हो गया सर, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लाइट है वो जल गया। सर क्वेश्चन ये है, हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया, 10,000 वोल्ट लगा दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, जिसको कैथोड एंड एनोड नाम दे दिया। वो एनोड को हमने परफोरेटेड कर दिया, मतलब हमको छेद कर दिया सर, तुरंत यहाँ पे लाइट जल गया। सर इसके पीछे कारण आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, शायद सर यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आए और जो इधर जाके इस जगह पे सर स्ट्राइक किए, और स्ट्राइक करने की वजह से वहां पे लाइट जल गया। ये मिनिमम प्रेडिक्शन हम कर ही सकते हैं, ये सर नो कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ सर, यहाँ पे प्रेशर को भी बहुत लो प्रेशर को भी मेंटेन किया गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना प्रेशर को बेटा मेंटेन किया गया, इतना लो प्रेशर यहाँ पे दिया गया और हाई वोल्टेज दिया गया। देखो यहाँ पे 10,000 वोल्ट और मोर, इससे 10,000 और 10 मैंने बताया था 10,000 से 20,000 वोल्ट तक भी दिया जाता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज भी दिया जाता है। तब ऐसे हो गया। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है सर, ये सब चीज़ें क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें क्यों हुआ है। चलो क्यों का आंसर अभी हम जानेंगे, यहाँ पे क्या हुआ। तब क्या हुआ है इसको जानने से पहले देखो, सब मज़ेदार चीज़ है। डायग्राम को मैंने बार बार अलग अलग जगह पे पेस्ट किया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे सर
बहुत बेसिक सा चीज़ है। जैसे ही आप यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये जो वोल्टेज है ना वो क्या है आपका V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहाँ पे प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब आपका आपका कोई भी एक एटम होता है, कोई भी मान लो कोई भी एक एटम होता है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही आप बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, एक साइड बेटा इस साइड में क्या है पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, तो ये वाला साइड क्या हो गया सर, ये वाला साइड हो गया सर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये वाला साइड, और ये वाला साइड हो गया सर हमारा नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आ रहा है, ये वाला साइड हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच के आना, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा चुके तो यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव और कई सारे नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया। तो एक ये कॉमन सेंस की बात है सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जो भी एटम या मॉलिक्यूल है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। ये पहली बात है, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरी बात ये है कि सर बात ये है कि यहाँ पे जो आपने जो इलेक्ट्रोड लगाया वो भी तो बेटा एक मेटल है, तो क्या सर ये मेटल जो है वो क्या मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो क्या एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है सर? जरूर दे सकता है। मेटल भी आयनाइज हो सकता है और मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने की, वो मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ से वहाँ से जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से इस रास्ते में से वो इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन बेटा इधर क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रेवल कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्पीड में जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, ठीक है भाई, चल रहा है, ट्रेवल कर रहा था। बीच में बेटा इसको एक एटम मिल गया, उस एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जोर से आके इसको स्ट्राइक किया, उस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया। तो वो भी मान लो कोई ए है, उसका एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी सर A+ हो गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे बारिश हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अंदर का जो H2 गैस है या कोई भी गैस है वो अपना इलेक्ट्रॉन A B C D कोई भी गैस है जिसको हमने इंटेंशनली डाला वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को स्ट्राइक कर रहा है, वो जाके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहली बात तो यह है कि सर पहला जो आपका H2 था वो पहले टूट गया सर, H में टूट गया। H2 में क्या होता है, H बॉन्ड होता है, वो पहले सर H में टूट गया, वही H क्या हो गया सर, आयोनाइज हो गया सर, H+ बन गया और सर एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। सर ऐसा जो बारिश इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की जो बारिश है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, तो इलेक्ट्रॉन की मतलब अब हम बोलते हैं ना सर, यहाँ पे पूरा एकदम आर्मी जवान लोग आ रहे हैं सर, आर्मी इधर से इधर जाते हैं ना, पूरा एकदम लाइन पकड़ के पूरा रो में, वैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सर इधर से इधर सर एकदम कंटिन्यूअसली इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जैसे ही सर इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से हमने इसको परफोरेटेड कर दिया, एनोड को छेद कर दिया, और वहाँ पे एक जिंक सल्फेट जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इसका यहाँ पे एक लेयर बना दिया, तो तुरंत सर यहाँ पे ना ग्रीन कलर का लाइट जल के मतलब स्ट्राइक कर गया। तो ये जो स्ट्राइक किया, किसने स्ट्राइक किया सर, इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया। वो इलेक्ट्रॉन का जो उत्पन्न कहाँ से हुआ सर, वो कैथोड से हुआ। तो ये जो रेज है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ सर, कैथोड से हुआ। तो हम इसको नाम क्या देंगे सर, कैथोड रेज नाम देंगे। इसका नाम हमने क्या दिया सर, कैथोड रेज। क्यों सर, ये कैथोड से उत्पन्न हुआ और किसकी तरफ जा रहा है सर, एनोड की तरफ जा रहा है। सर क्यों वो एनोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चीज है और यहाँ पे एनोड तो पॉजिटिव है। सर ये तो सर कॉमन सेंस है सर, नेगेटिव सर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कॉमन सेंस वही बात है। और जो चीज मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है, वही सब चीजें लिखा हुआ है, आपको नोट डाउन जरूर करना है, मेरे बातों को भी नोट डाउन करना है, और मेरे पीपीटी में जो भी चीजें हैं उनको भी नोट डाउन करना है। कहीं भी आपको दिखाई नहीं देता है, आप स्क्रीनशॉट उठा लो, पॉज कर लो, कुछ भी कर लो। आपका अगला स्लाइड चाहिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा लो, पॉज कर लो, ठीक है। पहला वाला था, ये करंट स्लाइड है, ठीक है, कर लो। आपको मेरे एप्लीकेशन पे चले जाओ, वहाँ पे जाके फ्री डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लो, लेकिन मेरा नोट्स बनाओ, मेरे बातों को भी नोट्स बनाओ, जो मैं बोलता हूँ वो भी नोट्स बनाओ, और मैं जो समझाता हूँ वो भी, इसको भी आप नोट्स बनाओ। जरूर आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए, ठीक है, बस समझ आ गया। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है सर, आप यहाँ पे हाइड्रोजन दोगे सर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर, आप ऑक्सीजन दोगे सर, उसमें भी जाएगा सर, आप हीलियम दोगे गैस, उसमें भी जाएगा, और नाइट्रोजन दोगे उसमें से सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सर नो। मतलब हर हाल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कुछ अगर यहाँ हम 10,000 वोल्ट नहीं देते तो सर ये सब चीज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए सर, मैं जितना आसानी से बता रहा हूँ आपको उतना आसानी से समझना, ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं लगाना है सर। ज्यादा ये हुआ तो वो क्या है, वो हुआ तो ये वो से क्वेश्चन आप नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चन मत करो, आप क्वेश्चन करो,
और एक चीज़ मैं बता देता हूँ बेटा, ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कि सर अभी आके हमें आपको पढ़ाना स्टार्ट कर चुके, ऑलरेडी हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है ना। हमें पता है बच्चों को कहाँ पे डाउट होता है और बच्चों को कब डाउट होता है वो भी हमें मालूम है। डाउट सबसे पहले होने के पीछे जो मेन कारण है वो है कंसंट्रेशन। बच्चा जब भी क्लास में अच्छी तरह से सुनता नहीं है तभी उसको डाउट होता है, तभी उसको जैसे कि खिड़की से देख रही है उधर, मान लो अचानक उठ के बोले सर डाउट है, ये समझ में नहीं है, क्या टीचर का दोष है? नहीं सर, टीचर ने तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उसने सुना नहीं और कहीं या बोर्ड की तरफ देख रहा है या देख रही है लेकिन सोच तो कुछ और रहा है और कुछ दिमाग में चल रहा है। तो ऐसे कारण की वजह से भी होता है। और आजकल सही सही बताओ, रीजन बताओ, आजकल तो भाई साहब वो मोबाइल का जमाना चल रहा है, तो मोबाइल का में क्या होता है सारा दिन तो बेटा भाई साहब रील्स कॉल करते रहते, और क्लास में आके तो बेटा 8 सेकंड टीचर तो नया टॉपिक पढ़ा नहीं सकता, बात समझ आ रहा है। तो उनका भी वो टेंडेंसी रहता है कि 2 सेकंड में नया टॉपिक चाहिए, बात समझ आ रहा है। तो काफ़ी बोर फील करते, इसलिए 2-3 घंटे का क्लास में काफ़ी बोर फील करते थे। पहले पहले बेटा मतलब 3 घंटे 4 घंटे का क्लास ऐसा कोई कोई बड़ी बात नहीं है, हमने 3-4 घंटे का क्लास हमने खुद किया, ठीक है, हमारे मास्टर कराते थे, कोई कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी देख लो 4-3 घंटे का क्लास, क्या बात कर रहे हो सर, हमारा तो हार्ट अटैक ही आ गया सर, ऐसा होता है। इसके पीछे कारण ये मोबाइल ही है सर। हाँ, आपका जो पेशेंस लेवल को उसने ऐसा गिरा दिया भाई साहब, आपको तो ऐसा डाटा बोला गया कि लोग आजकल लॉन्ग वीडियोस देखने ही देखते, शॉर्ट्स और रील देखते, ऐसा भी लोग बोलते हैं आजकल, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सर प्रॉपर्टीज ऑफ सर कैथोड रेज, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्चुअली उसको हमने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। सबसे पहले देखो, ये जो है जैसे कि आप सिंपल सी बात बताए, यहाँ से कुछ रेडिएशन रे आ रहा है, मतलब लाइट रे, समझना बेटा। मान लो कोई टॉर्च यहाँ से मान लगा रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी ने क्या कर दिया सर, टॉर्च मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे टॉर्च यहाँ से लाइट आ रहा है ना, तो लाइट में तो रे होता है, लाइट का भी पार्टिकल नेचर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे इस वॉल पे मेरा शेडो बनेगा कि नहीं, बताओ, शेडो बनेगा कि नहीं। तो ये एक लाइट का प्रॉपर्टी हो गया ना, लाइट है इसलिए तो शेडो बन रहा है। अगर लाइट अंधेरे में किसका शेडो बनता है भाई, किसी का शेडो नहीं बनता है। तो लाइट है और वहां पे लाइट नहीं जा पा रहा है इसलिए तो शेडो बना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रोक के रखा है। तो वैसा ही इस डायग्राम के मदद से वैसा ही पता चलता है कि ये जो है इसका शेडो बनता है। तो यहाँ इधर कौन जा रहा है सर, कैथोड रे जा रहा है, ये इसका क्या है सर, शेडो बनता है, बस समझा, ये उसका एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर नोट्स जरूर बनाना, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको जरूर लिखना। प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको पीएचडी नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना। क्या बोला, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका जो ये क्या बोला कि आप अगर आपने कैथोड रेस को रखा यहाँ पे इसके अंदर में, कैथोड रेस नॉर्मली बेटा स्ट्रेट चलता है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मटेरियल उसके मतलब इन एब्सेंस ऑफ, मैं फिर से बता रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है सर, ये जो कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, पूरा स्ट्रेट फ्लो करते हैं। लेकिन डेविएशन तभी होता है जब इसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सब पहली बात तो भाई इसका क्या करता है, ये शेडो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये जो रेज है वो शेडो क्रिएट कर, रेज का नाम हमने दिया कैथोड रेज, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है सर, मटेरियल, यहाँ पे देखो इसमें बोला सर ये मटेरियल पार्टिकल भी है। अब देखो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या चीज है, जैसे कि एक लाइट पेडल विद प्लेस इन द पाथ स्टार्टेड टू रोटेट। इसका डायग्राम नहीं दिया क्या, नहीं दिया सर, डायग्राम इसका नहीं दिया, इसका डायग्राम देना शायद भूल गया मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कहाँ पे दिखाऊंगा मैं, चलो मैं यहाँ पे आपको, ये हमारा क्या है सर, डिस्चार्ज ट्यूब, इसका और एक नाम क्या सर, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। मैंने ऐसे ट्यूब दे दिया था सर, यहाँ पे हमने, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये हमारा सर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ओके। डिस्चार्ज ट्यूब था, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने कैथोड नाम दिया था, इसको हमने एनोड नाम, बाद में इसको परफोरेटेड किया गया था, ठीक है, वो अलग बात है। हमने बोला कि सर यहाँ पे अगर हमने एक पेडल व्हील दिया, पेडल व्हील का मतलब होता है जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाला पेन है, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये पेन है। अब मान लो, समझना, अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे हवा आ रहा है और ये पेन थोड़ा इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बेटा इधर से आ रहा है जो इसको बार बार ऐसा कर रहा है,
ऐसा करना। ये अगर भारी होता तो शायद ये नहीं होता। ये हल्का पेडल है, पेडल व्हील है, जो यहाँ से कुछ पार्टिकल आने की वजह से, वो हवा है, हवा के अंदर क्या होता है बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स है, वो एक पार्टिकल है, वो आप आके उसको क्या धक्का दे रहा है बार बार, इसलिए वो बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप ऐसा ऐसा कुछ रखोगे, ऐसा लाइट एक पेडल कुछ रखोगे, ठीक है, आपके हिसाब से ऐसा कुछ रखोगे, तो ये भी बार बार बेटा क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। क्योंकि क्यों इधर जाएगा, बार बार इधर ही क्यों जाएगा, क्योंकि ये कैथोड रेज जो है वो लेफ्ट से राइट आ रहा है, यानी कि आप ये कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है, इसलिए बार बार वो क्या कर रहा है बेटा, वो बार बार इधर जा रहा है। तो ये इसका मटेरियल प्रॉपर्टी है, बात समझ आ रहा है, याद रखना, ठीक है। डायग्राम देना भूल गया, मैंने समझा दिया। दूसरी बात तो मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, अगर देखो आप कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ पे एक साथ दे दिया डायग्राम, कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में रखोगे तो वो बेटा क्या करता है, वो डेविएट करता है। जैसे कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ वो क्या करेगा, डेविएट करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ साउथ वो देख रहे हो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सर कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपका जो कैथोड रेस है वो डेविएट कर सकता है, बात समझ आ रहा है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कहाँ पे ट्रेवल करता है भाई, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बट इन प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है, डेविएट करता है, ये लेफ्ट और राइट में वो डेविएट हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी होता है, इसको लेके बेटा एक सेपरेट आपका चैप्टर है क्लास 12 में, और शायद नाम में भूल गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, आप फिजिक्स टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे, टीचर लोग पढ़ाते हैं, आप जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो आपके टीचर शायद स्टार्ट कर चुके होंगे क्लास 12 में, वो पढ़ता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैग्नेट का भी काफ़ी अच्छा रोल है, बस समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ E/m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या चीज़ है सर, हमें जानना पड़ेगा सर। इसमें एक नया सा सुंदर सा चीज़ आता है सर, स्पेसिफिक चार्ज, याद रखना, हम नया सा सुंदर सा चीज़ पढ़ेंगे, स्पेसिफिक चार्ज। इसको स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है सर, ये स्पेसिफिक चार्ज का यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे सर, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है सर E/m रेशियो, यानी कि इसको कुछ लोग बोलते हैं सर E/m का, m को कुछ लोग बोलते हैं सर चार्ज बाई मास रेशियो। क्या बोलते हैं सर, चार्ज बाई मास रेशियो, बात समझ आ रहा है। इसमें से बहुत सारी सुंदर सा चीज़ है जो जानने लायक चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप सर ए नाम की किसी को सर आयनाइज कर रहे हो सर, ठीक है, वो सर A+ बन रहा है सर, वो सर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सर बी नाम के किसी को आयनाइज कर रहा है सर, वो B+ बन रहा है सर, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सर आप ऑक्सीजन को आयनाइज कर रहे हो सर, वो भी सर इलेक्ट्रॉन ही निकल दे रहा है सर, ठीक है। आप नाइट्रोजन को कर रहे हो आयनाइज, ठीक है सर, यहाँ पे क्या बन रहा है, बाकी जो बन रहा है ना A+, B+, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे वो कहा जा रहा है, ठीक है। वो सब क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप किसी को भी आप आयनाइज कर रहे हो, वो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमारा जो कैथोड रे है, इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज, यानी कि ये जो E है उसका चार्ज और मास क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। इसलिए आप कौन सी मटेरियल यूज कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हर एक मटेरियल इनमें से हर एक गैस एंड ऑफ द डे एंड प्रोडक्ट उसका इलेक्ट्रॉन ही है, वो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए वो कौन सी पार्टिकल को, कौन सी गैस को आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, बात समझ में आ रहा है। देखो इसमें बहुत सुंदर सी चीज मैंने बताया आपको, वो मैं कैलकुलेशन की मदद से एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना। आज की क्लास में अभी आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा ज्यादा बोल रहे बेटा, 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसका क्या क्या। आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा ऑलरेडी आपको पता है 1.6, पता है कि नहीं, 1.6 × 19 कूलम आपको पता है। वही देखो मैं बताया था ना आपको कि शुरुआत में मैंने स्किप करके आया था, ठीक है। चार्ज एंड मास 9.1 × 10⁻31 kg, ये सब चीज़ें मैंने स्किप करके आया था। ये यहाँ पे देखो, ये देखो इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज, ठीक है, ये देखो चार्ज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। तो वो रेशियो भी क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, ठीक है, वो रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसलिए आपका कैथोड रे में जो रेशियो होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, वो हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, ठीक है। इसको हमने अभी देखा, ठीक है। आप देखो, अब इसका एग्जैक्ट डिवाइड करके वैल्यू में मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये कैथोड रे ट्यूब, ये बीच में नहीं आना चाहिए था, कहाँ से आ गया कंपोनेंट। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा गया। यहाँ पे एक चीज़ आप डायग्राम, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, थोड़ा ढक गया आपको, ये कुछ नहीं है, ये कैथोड रे ट्यूब है। यहाँ पे जो भी है छोड़ो, मैं उसका बता देता हूँ क्या चीज़ है, आप लिखिएगा लेकिन सुनिए।
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है ना, दो प्लेट लगाया गया, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब सिंपल सी बात है, इधर घुमा फिरा के बैटरी और इधर घुमा फिरा के बैटरी लगाया होगा, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर आ गया होगा, और ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर में लगाया गया, मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा है। बात समझ आ रहा? तो क्या होता है यहाँ पे, मैंने क्या बोला सर, मैग्नेट की प्रेजेंस में भी डेविएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रेजेंस में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेट जहाँ पे होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सी बात है, और जहाँ पे बेटा कोई चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डेविएट करता है, मतलब इधर सीधा जाना चाहिए, वो डेविएट करता है। अदरवाइज कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे पूरा स्ट्रेट रहता है, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, वो डेविएट नहीं करता। बस समझ आ रहा है, वो डेविएट नहीं करता। तो इसका कुछ अरेंजमेंट मैं दिखा देता हूँ डायग्राम के। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कैथोड जो क्या करता है सर, इमिट इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है सर, एनोड एक्सलेट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है, वो खींच रहा है, आज जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड है, कैथोड तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, कैथोड मेटल है भाई, मेटल, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होता है सर, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स तो भाई उधर ही है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, और बीच में तो मैंने सारा किस्सा बता दिया, हाइड्रोजन गैस है, वो आयोनाइज कर रहा है, वो एकदम पूरा एकदम अपना पूरा टीम लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का टीम लेके। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भाई सब वो आराम से स्ट्रेट पाथ फॉलो करके आ रहा है। लेकिन सोर्स कहाँ पे है सर, उस साइड कैथोड में है। एनोड में क्या है सर, एनोड क्या कर रहा है, इसको जल्दी बुला रहा है, भाई मैं पॉजिटिव हूँ भाई, जल्दी आ, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कर रहा है। तो कैथोड इमिट कर रहा है, और एक्सेलरेट कौन कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को एनोड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे क्या लगाया गया, दो प्लेट लगाया गया, पैरेलल प्लेट लगाया गया, वो क्या है, पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली क्या लगाया गया सर, मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया। तो क्या होगा सर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया सर, ये वाला जो ये ग्रीन वाला स्क्रीन देख रहे हो, ये पूरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो रहा है। ये डायग्राम काफी बड़ा है, आप आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो। ये जो ग्रीन वाला जो स्क्रीन है ना, वो आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, मतलब जिंक सल्फेट का स्क्रीन है। जैसे ही जाके बेटा पार्टिकल टकराएगा, वो आपका वो क्या करेगा, जैसे ही जाकर टकराएगा वो ग्लो करेगा, मतलब ग्रीन वाला स्क्रीन वो टकराने के बाद वो कलर शो करता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये ABC 3 पॉइंट दिख रहा है, 3 पॉइंट दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको आप इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया गया, इनमें से एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाया गया। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में लगा दिया, कुछ तो करना चाहता है, कुछ तो बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है कि सर आप यहाँ पे अगर आपने सर एक बैटरी लगाया, ये आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्रिएट किया, आपने एक बैटरी लगाया, बेटा बैटरी 10,000 वोल्ट हो सकता है, 20,000, 25,000 कुछ भी वोल्ट हो सकता है, तो आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कौन किसको कितना खींचेगा, वो आपके हाथों में है। आप इसको जितना बढ़ाओगे वो उसका चेंज होगा। मान लो आपने मैग्नेट भी नहीं लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक, आपने मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं करा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं करा, आप बताओ ये कैथोड है, ये एनोड है, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और ये इसको परफोरेटेड एनोड है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाया, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाया, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये जो कैथोड रे है वो तो स्ट्रेट पाथ में ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा सर, स्ट्रेट पाथ में जाएगा, वो सीधा जाके सर आपका बी पॉइंट में टच करेगा। क्या किसी को डाउट है? शायद मेरा डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो किस पॉइंट में टच करेगा सर? ऑफ कोर्स सर, ये बी पॉइंट में जाके टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब आपने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, ओनली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। आप ईमानदारी से बताओ ये अब कहाँ पे जाकर स्ट्राइक करेगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये ऊपर की तरफ डेविएट होगा। क्यों डेविएट होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना सर जी, यहाँ पे कौन जा रहा है सर? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इधर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये ऊपर की तरफ डेविएट होगा, ठीक है। और हमने मैग्नेट को ऐसा लगाया कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ओनली मैग्नेट लगाते हैं सर, तब कहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है सर? सी पे। फिर से बता रहा हूँ सर, ये ग्रीन कलर का क्या है, प्लेट क्या है सर? ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनाया गया। जब जाके पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट जाके कैथोड स्ट्राइक कर रहा है बी पे। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड इस साइड है, तो ए पे जाके स्ट्राइक करेगा। इन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए सी पे जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है।
अब समझना। अब व्हेन ओनली, ऑब्जर्वेशन देखो, व्हेन, सेम डायग्राम हमने रखा है आपको समझाने के लिए, सेम डायग्राम रखा, ये वाली स्लाइड में जो बातचीत किया वही सेम डायग्राम यहाँ पे आप देखिएगा, एग्जैक्टली सेम है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, क्या होता है सर, ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ है, वो जाके बेटा पॉइंट ए पे जाके स्ट्राइक करता है, पॉइंट ए पे लाइट जलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, वो क्या होता है सर, ए पे जाके स्ट्राइक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में होने से सर वो उल्टा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों उल्टा है, तो वो जाके सी में स्ट्राइक करता है। अगर दोनों एब्सेंट है वो जाके बी में स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर बैलेंस्ड, जब दोनों फील्ड बैलेंस्ड है तो क्या होगा, इफ द फोर्सेस एक्सर्टेड कैंसिल ईच अदर, मतलब दोनों फील्ड सेम है, दोनों सेम फोर्स है, सेम है, तो क्या करेगा सर, वो एक दूसरे के क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको कैथोड रे को स्ट्रेट लाइन में आपको भेजना है, पहली बात तो सर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई मत करो, आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई मत करो सर, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही जाएगा। सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो सर वो ए पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करेगा। सिर्फ आपने मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो वो सी पे जाकर स्ट्राइक करेगा, वो बी में स्ट्राइक नहीं कर सकता। बी में स्ट्राइक करेगा मतलब स्ट्रेट पाथ तभी फॉलो करेगा जब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो। और एक कंडीशन पे हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस कर दिया गया तभी क्या हो सकता है, वो बी में जाकर स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। बीम हिट्स द स्क्रीन पॉइंट बी, मतलब सेंट्रल पॉइंट, undeflected position. This is called the null deflection condition and it allows accurate measurement. मतलब इसका मतलब क्या होता है, accurate measurement के लिए वो यूज किया जाता है। मतलब ये जो पॉइंट डिफ्लेक्शन होता है उसको तो नल डिफ्लेक्शन, मतलब जहाँ पे ये कोई जानकारी का चीज़ नहीं है, जस्ट हमने कि एनसीईआरटी में वो डायग्राम था, वो चीज़ था, तो मैंने सोचा कि बच्चे लोग क्या सोचेंगे सर, इसको अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे लोग, अगर यहाँ पे मैंने बोला कि एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज है तो कुछ उम्मीद के साथ बच्चे आए होंगे ना, सर हमें समझाएंगे, हर एक लाइन को समझाएंगे सर, तो हमें हर एक लाइन को समझाना पड़ेगा। बुक में दिया हुआ तो मतलब ऐसा नहीं कि वो बेकार है। तो मैंने जो कंक्लूजन आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश किया था, शायद आपको समझ में आया होगा। देखो देखो एंड नोट डाउन जरूर करो। ओह, यहाँ पे ना एक नोटिफिकेशन है, मैसेज है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के, लिख रहे हैं कि सर आप जैसे कि यहाँ पे आपको पता है सर दोनों ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर आप यूपी बोर्ड कब पढ़ाएंगे, ये बोर्ड कब पढ़ाएंगे, वो बोर्ड कब पढ़ाएंगे। देखो देखो इंडिया में असम बोर्ड भी है हमारा, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग बोर्ड में है, लेकिन जो इंडिया का सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस है यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस, हम उस एनसीईआरटी की सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। और एंड ऑफ द डे समझना बेटा, एंड ऑफ द डे आपको सीयूईटी से लेके जेई मेन जेई एडवांस की कोई ना कोई एग्जाम आपको देना है, नीट देना है, तो वो जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है। मतलब आपका बोर्ड अगर एग्जैक्ट, जैसे असम बोर्ड की अगर बात करें, मैं असम, यहाँ पे हम असम से, तो असम बोर्ड की हम असम बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जाता है, तो असम बोर्ड को, बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा कुछ तकलीफ या कुछ मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है सेम बुक है, सेम सिलेबस है, ठीक है। कवर पेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बुक पूरा सेम है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ रखना चाहिए सर, हम तो फ्यूचर में तो हमें क्लास 12 पास करने के बाद कुछ ना कुछ करना है, तो बेटा हर एक बोर्ड को टारगेट करके हम नहीं पढ़ा सकते कि अलग अलग बुक मतलब कौन कौन सी है वो सब देख के हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि सर हमें एक स्टैंडर्ड सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ आ गया? हमें एक स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके कारण हम एनसीईआरटी बुक को ही हम फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या बातचीत किया सर? यहाँ पे हम ऐसा बातचीत किया कि सर
सर इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो एकदम स्ट्रेट पाथ में जाएगा, बी में स्ट्राइक करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर बैलेंस्ड हो तो सर ये नल पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे हम ये पूरा बी पॉइंट में स्ट्रेट जाके स्ट्राइक करेगा। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए में स्ट्राइक करेगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी में स्ट्राइक करेगा, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये इतना बात हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आया, क्या बोला कि प्रोड्यूस, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया था, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे खत्म किया था। ठीक है, देख लो। ठीक है, 3। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है वो लाइट जलना, ये आपको ऑलरेडी पता है। व्हेन दे स्ट्राइक सर्टेन मटेरियल, जिंक सल्फेट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये ग्लो करता है, और फ्लोरोसेंस मतलब ये लाइट जलता है, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो क्या है, ये क्या है सर, ये बोला कि सर पॉजिटिव हीट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मतलब सिंपल सी बात है सर, व्हेन फोकस्ड ऑन ए मेटल ऑब्जेक्ट कैथोड रे, मतलब ऑब्जेक्ट कैथोड रेज हीट इट अप, मतलब बिकॉज दे कैरी काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स बेटा, विच द ट्रांसफर्ड थर्मल एनर्जी अपन इम्पैक्ट। इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, आप बहुत बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर कोई भी चीज़ को जिसका काइनेटिक एनर्जी है, मोशन है, फास्ट मूव कर रहा है, वो कहीं पे भी जाओगे तो बेटा वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। मतलब कोई जाके किसी को स्ट्राइक कर रहा है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, वैसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो अगर जाके जोर से, मैं अगर मान लो इसको किस में बताऊं, मैं कोई भी एक मेटल या कुछ भी ले लो, और मैं बार बार देखो इसमें बार बार स्पीड में स्ट्राइक कर रहा हूँ, स्पीड में स्ट्राइक करके जा रहा हूँ, स्पीड में स्ट्राइक कर, मैं हाथ में, मैं मानो ये इसको उधर लेके जाना, लेकिन बार बार यहाँ पे मैं स्ट्राइक करके जा रहा हूँ, बार बार स्ट्राइक करके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो बार बार ये जा रहा है तो मतलब ये मोशन पे है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है भाई, है कि नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन पे है तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जा रहा है, तो जा रहा है मतलब यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पकड़ के देखो भाई, यहाँ पे एक गर्मी है, मतलब ये गर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। जहाँ पे भी मोशन है, जहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस। कॉजेस आयनाइजेशन ऑफ गैस, मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, गैस क्या होता है, आयनाइज हो रहा है, वो क्या हो रहा है सर, जैसे कि हमने बताया था सर, ये जो H2 होता है सर, वो क्या होता है, सबसे H में टूट जाता है, फिर आपका जो H है वो क्या हो जाता है सर, H+ हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सर वो H की बात नहीं चल रहा, किसी भी गैस में हो वो आयनाइज होता है, खुद मेटल खुद आयनाइज हो रहा है। ठीक है, और ये भी तो आयनाइज होगा, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैसेस की बात चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला कॉजेस एक्सरे प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, व्हेन कैथोड स्ट्राइक हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, टंगस्टन जैसा कोई भी हार्ड मेटल को जब ये जाके बेटा स्ट्राइक करता है तो एक्सरे आर इमिटेड। दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब्स इन मेडिकल इमेज। सिंपल बेटा, आप कभी भगवान ना करे आपका कभी वो ना हो, क्या बोलते हैं, हाथ पैर कभी ना टूटा हो, अगर किसी ने आप या दोस्त फैमिली कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा जहाँ पे हड्डी वड्डी टूट जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं तो वो एक्सरे करवाता है, जरूर एक्सरे करवाता है। तो एक्सरे क्या होता है, जैसे कि कभी भी कैथोड रेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करता है हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन के ऊपर, मतलब स्ट्राइक करता है, जैसे कि जाके यहाँ पे देखो बहुत स्पीड में जाके क्या किया, एक यहाँ पे मेटल रखा गया जिसमें टारगेट का स्ट्राइक किया, तो यहाँ से बेटा एक्सरे का क्या होगा, जनरेशन हुआ, वहाँ पे एक्सरे जनरेट होता है। ठीक है, ये भी एक सुंदर सा पॉइंट है, जानने लायक चीज़ें था। अब यहाँ बोला हाई पेनिट्रेशन पावर, ऑफ कोर्स सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कैथोड हाई स्पीड में जाता है, पेनिट्रेशन मतलब छेद करके निकल जाना, जैसे कि गोली मारा इधर जाया उधर लग के उधर चला निकल गया, इसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेशन पावर भी होता है क्योंकि वो हाई काइनेटिक एनर्जी से हाई एनर्जी से वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, कोई भी मेटल फॉइल रखो, यहाँ पे थिन मेटल फॉइल रखो, ये इसको पूरा छेद करके निकल जाएगा, बस समझ आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इंडिकेट हाई वेलोसिटी मतलब बहुत हाई स्पीड में वो जा रहा है, एंड एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे जो थिन प्लेट था उसका जो भी रेजिस्टेंस था उसको चीरते हुए, उसको पूरा एकदम फाड़ते हुए वो निकल गया। कौन निकल गया सर, कैथोड रेस। ठीक है, क्योंकि हम बातचीत किसका कर रहे हैं सर, कैथोड रेस की बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुंदर सा चीज यहाँ पे दिया गया सर, चार्ज बाई जो मास रेशियो है वो यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे शायद स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, मैंने क्या बताया था सर, मैंने लास्ट डे बताया था, लास्ट डे नहीं थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेसिफिक चार्ज का ही मतलब होता है सर चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, आप ये बताया था मैंने कांस्टेंट होता है, इसका चार्ज कितना होता है सर, इसका चार्ज होता है सर माइनस होता है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
होता है, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 kg होता है। बट इनका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट वैल्यू आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है सर, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.7 10^11। ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। और कोई भी गैस लो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी, मतलब एनी गैस आप ले सकते हो जहाँ पे चार्ज बाई मास यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट ही आता है। तो आप कौन सी मटेरियल ले लो, आप कौन सी गैस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कैथोड रे, ठीक है। वो उस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि सबका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज E/M रेशियो डिटेल में बताया गया सर, ये होता है सर, ये एक फिक्स्ड होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप नोट्स चाहो तो अच्छी तरह से बना सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब व्हाट इज दिस रेशियो कांस्टेंट, व्हाई दिस रेशियो कांस्टेंट, बिकॉज रेशियो कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ध्यान से समझना भाई, इसको इतना इलेबोरेट मैं इसलिए कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि वो लोग तब क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे और वो लोग क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने बोला कि वाई दिस रेशियो कांस्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है सर, रेशियो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब आप क्या देख रहे हो भाई, यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ मैं सीख आपको बताता हूँ। सर आपने हीलियम गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, किसी को भी आयनाइज किया, एंड ऑफ द डे बेटा साथ में कटायन तो बन रहा है लेकिन सर इलेक्ट्रॉन जरूर निकल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात है भाई, मैंने ए को मारा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बी को मारा, आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, सी को आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, डी को आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाइट्रोजन को आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीजन को आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीलियम को, हाइड्रोजन को, किसी को भी मैंने आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब क्या है भाई, मतलब यही है कि सर हर किसी के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो कौन है सर, वो फंडामेंटल पार्टिकल सर इलेक्ट्रॉन है। कौन है भाई, ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। किसी को भी आयनाइज करने के बाद अगर आपको एक ही चीज बार बार आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे, तो हम क्या बोलेंगे सर, कैथोड रे को हम फंडामेंटल पार्टिकल मानेंगे। इसलिए हमारा इसका हर चीज में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए उसका जो चार्ज बाई मास रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये पहली कारण है, ठीक है। दूसरी देखो दूसरे क्या बोला सर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप कौन सी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता क्योंकि E/M क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऑब्टेन बाय डिफरेंट गैसेस के लिए भी वो सेम होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक ए गैस टाइप और इलेक्ट्रॉन, कौन सी गैस ले रहे हो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बता दिया। वेरीफाइड बाय डिटेक्ट क्या, डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट। अब देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम डिपेंड ओनली द चार्ज एंड द मास ऑफ द पार्टिकल सिंस द डिफ्लेक्शन पैटर्न, यानी कि हमने तो डायग्राम में देखा था ABC जो होता है ना, हमने डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम ABC, याद करो ABC पॉइंट था ना ऑन द स्क्रीन, वाज द सेम इन एवरी सेटअप एंड कंफर्म दैट E/A इज यूनिवर्सल फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया सर, हमने क्या देखा था सर, देखो समझ लो क्या बोला यहाँ पे, क्या बोलना चाहता है ये डायग्राम, क्या बोलना चाहता है ये बोलना चाहता है कि सर ये जो चीज़ आपके पास है, समझ लो ये वाली चीज़ है, इसके अंदर में क्या डाल रहे हो, इसके अंदर में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में क्या डाल रहे हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे वो सेम फेनोमेनन ABC वाला फेनोमेनन हर गैस के लिए वैलिड है। आप हाइड्रोजन डालो, आप हीलियम डालो, नाइट्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो, कोई भी डालो, सबके लिए फंडामेंटल मतलब जो प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है सेम हो रहा है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं सर, सीधा जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड है तब भी सीधा जाएगा। ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर जाएगा, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर नीचे जाएगा। बैलेंस्ड है सीधा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सर तो स्ट्रेट जाएगा। बात समझ आया, या बैलेंस्ड हो फिर भी स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो कौन सी गैस के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया क्योंकि कोई भी गैस लो सर, कैथोड से एनोड की तरफ सर इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है, कैथोड की एनोड की तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है, तो इसलिए वो डिपेंड नहीं करता है। बात समझ आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये ABC पॉइंट हमेशा क्या होता है सर, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। अब यहाँ पे देखो दिखाया गया, ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया था, देखो चार्ज क्या होता है, मैंने बताया था कभी कि कैलकुलेशन पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चार्ज क्या होता है सर, ये होता है चार्ज और ये होता है मास, डिवाइड करने के बाद 1.6 10^11 कूलम पर केजी आ रहा है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज क्या होता है, से फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब सुंदर सा चीज़ है ये, आपका ये भी एनसीईआरटी बुक में एक जगह पे बॉक्स बना के राइट साइड में ऐसा बॉक्स बना के दिया हुआ है, वो मिल्लिकन वाइल्ड डॉग एक्सपेरिमेंट है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं डायग्राम अच्छा
शायद डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है डायग्राम में, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है सर। तो सबसे पहले एक डायग्राम को पहले समझ लो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फंडामेंटल पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, उन्होंने उसको प्रूफ किया, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को उन्होंने निकाल के दिखाया, सब कुछ चीज़ें आराम से कर दिया, ठीक है। मैं आपको आराम से बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, और मैं ज़्यादा बेटा उतना ही डेप्थ में जाना ठीक है जितना डेप्थ में बच्चों को समझ में आए। सबसे पहले देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर लिया गया, देख लो कंटेनर के अंदर में बेटा 2 प्लेट लगाया गया, और उन दोनों प्लेट को ऑफकोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। तो ये वाला प्लेट हो गया बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट हो गया, और नीचे वाला प्लेट याद रखना, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट उतना मैटर नहीं करता, नीचे वाला प्लेट बहुत मैटर करता है, मैं बताता हूँ क्यों। तो ऊपर वाला प्लेट क्या है सर, पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट है, और ऐसा प्लेट उस कंटेनर के अंदर में रखा गया, कंटेनर को क्लोज करके कर दिया गया, और वहाँ पे एक एटमाइजर रखा गया जिसके अंदर बेटा ऑयल रखा गया। इसके अंदर में क्या रखा गया सर, इसके अंदर में क्या है सर, ऑयल है। ये एटमाइजर के अंदर कौन है सर, ऑयल है, ये इसको यहाँ पे लग दिया गया। बहुत बेसिक सा चीज़ है क्या। अब यहाँ पे क्या होता है, आप कहाँ पे आप देखो, लोग क्या करते हैं बेटा, पेड़ पौधों पे स्प्रे करते हैं ना, पानी स्प्रे, या आप क्या एग्जाम्पल दो, आप बाल अगर कटवाने जाओगे तो बेटा क्या करते हैं सर, वो पहले आपके बाल में स्प्रे करता है, तो क्या करता है वो पानी जो होता है ना, वो देखो आप बोलोगे सर स्प्रे करने की क्या जरूरत है सर, पानी ऐसे भी तो लगा सकता है, नहीं बेटा, वो जब स्प्रे करता है ना तो वो क्या होता है, पानी का जो है ना ड्रॉपलेट फॉर्म में, आपके छोटा छोटा पार्टिकल फॉर्म में आपके पास पानी आता है, ना ही आप ज़्यादा। मान लो सर आप फैन के नीचे, एसी के नीचे बैठे हो, और आपके ऊपर किसी ने लाके एक बड़ा सा 5 लीटर पानी आपके सर में डाल दिया, बेटा आपको अच्छा लगेगा, सोचो अच्छा लगेगा नहीं। हम चाहते हैं कि पूरा पार्टिकल पूरा बाल के हर जगह पे पहुंच जाए, लेकिन हमको बुखार ना हो, हमको ठंड ना लगे, तो ठीक है सर हम थोड़ा स्प्रे कर दे। तो स्प्रे जब करता है वो क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल की फॉर्म में, ड्रॉपलेट फॉर्म में पानी हमारा आ जाता है, वो बाल के इधर उधर फंस जाता है, ठीक है, लग जाता है। तो यहाँ पे एटमाइजर लगा, अंदर ऑयल लगा रखा गया। सर अब ये मत पूछना सर कौन सा ऑयल है, या कोई कुछ भी ऑयल हो सकता है, वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो एक्चुअली बुक में भी नहीं लिखा हुआ है कौन सा ऑयल है, ठीक है, वो सब चीज़ें छोड़ो। तो यहाँ पे एटमाइजर लगाया गया, एटमाइजर की मदद से यहाँ पे ऐसा प्रेस किया जा रहा है, और प्रेस करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ड्रॉपलेट फॉर्म में आपका क्या हालत, ऑयल ड्रॉपलेट लिखा गया, क्या है ऑयल ड्रॉपलेट फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे छोटा सा छेद, ध्यान से देख सकते हो सर, यहाँ से एक छोटा सा छेद किया गया, और छेद करने की वजह से क्या है, यहाँ सर ये जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ ड्रॉप फॉर्म में सिंगल बेटा ड्रॉप, ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब एक एक करके इस छेद की वजह से ड्रॉपलेट यहाँ पे आएगा। और हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, यहाँ पे सर हम कुछ लगा के बैठे हुए इस जगह से, ये जो होल है ना उधर सब ऐसा करके इसको देख रहे, बात समझ रहा है, ऐसा करके देख रहा है कि हाँ भाई ऊपर से एक ड्रॉप ऑयल गिरा, ऊपर से इस प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक ड्रॉप ऑयल आ रहा है, एक ड्रॉप ऑयल आ रहा दिखा, वो हम टेलीस्कोप की वजह से बाहर से हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरे लिखा गया, यहाँ से एक्सरे हमें दिया जा रहा है, एक्सरे रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमने बेसिक सेटअप आपको बता दिया, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट जरूर बनाना। तो बेसिक सेटअप यहाँ पे ऑयल स्प्रे है जो एटमाइजर में दिया हुआ है, टॉप ऑफ द प्लेट है वो सब ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया गया, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, मतलब बैटरी के साथ लगाया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, वो सब चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। ये मैं अभी रीडिंग तो नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे टेलीस्कोप आईपीस लगाया गया जिसकी मदद से हम इसको देखें। देखो हर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने डायग्राम को दिया ताकि बच्चों को दिखने में, समझने में दिक्कत ना हो। तो ये टेलीस्कोप लगाया गया ताकि उसको देख पाए, ठीक है। एक्सरे सोर्स लगाया गया, एक्सरे सोर्स क्यों लगाया गया, देखो आयनाइज दिया यार, इसके अंदर में जो भी गैस है, मान लो कौन सी गैस है, कुछ भी गैस ले लो, वो एक्सरे जब भी उस गैस के ऊपर पड़ेगा उसको आयनाइज कर देगा। क्या कर दिया, उसको आयनाइज कर दिया। दैट मीन्स दे मेड द एयर पार्टिकल चार्ज। इसमें क्या कर देगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, मतलब यहाँ पे क्या कर देगा, सिंपल सी बात बताऊँ मैं, आईपीएस की तरफ क्यों लिख रहा हूँ, इधर मैं सिंपल सी बात, एक्सरे की वजह से आयनाइज होने के बाद या बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। दिस चार्ज एयर पार्टिकल से कोलाइड विद द ऑयल ड्रॉपलेट गिविंग द देना नेगेटिव चार्ज। मैं सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ, बहुत ईमानदारी से बताता हूँ। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा। यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है, एक्सरे की मदद से यहाँ पे जो भी एयर है, जो भी गैस है, उसका वहाँ से आयनाइजेशन हो रहा है और उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन आके ऑयल के अंदर फंस गया। ये है ऑयल ड्रॉप जो ऊपर से आ रहा था, इधर से आपने इलेक्ट्रॉन से मारा, एक जोर से खींच के मारा, वो ऑयल के अंदर इलेक्ट्रॉन फंस गया। अब दिक्कत है कि ये जो ड्रॉपलेट है इसके अंदर सर 1 इलेक्ट्रॉन फंस सकता है, सर कोई ड्रॉप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फंस सकता है, कोई ड्रॉप के अंदर सर 3 इलेक्ट्रॉन भी फंस सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी फंस सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, वो होता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन फंसेगा, हाँ वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन क्या है सर, हम यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑयल के अंदर फंसेगा, मतलब ऑयल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो फंसेगा। अब ये जो ऑयल पार्टिकल हो गया, ऑयल जो ड्रॉपलेट हो गया, वो चार्ज हो गया।
वो ऑयल ड्रॉपलेट अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया। पहले तो भाई ऐसे ही न्यूट्रल ऑयल पहले से आ रहा था, अभी अंदर इलेक्ट्रॉन फंस गया, तो मतलब चार्ज फंस गया, तो ये ऑयल भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब उसके अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है हम यहाँ पे कितना क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, प्लेट को हम कितना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट हैपन इनसाइड द चैम्बर, वही हो रहा है सर। क्या होगा सर, कुछ टाइम मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले ऑयल हमने पहले मान लो यहाँ पे कोई एक्सरे वैक्से हमने नहीं दिया, ठीक है, ऐसे ही ऑयल ड्रॉप आराम से टप 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 गिरने लगा, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सरे लगाया, देखो पहली बात तो ये है सर, ऑयल जो है यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है, वो अंदर से ऐसा टप टप करके गिर रहा था। अचानक यहाँ से किसी ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, तो ये ऑयल ड्रॉप का जो गिरना था वो स्लो हो गया। अरे सर जी स्लो क्यों हो गया, ठीक है, स्लो हो गया। देखो सबसे पहले सर स्लो हो गया, इसके पीछे कारण बताता हूँ। सबसे पहले ये ऑयल ड्रॉप है, अभी ये एक्सरे की वजह से यहाँ ये चार्ज हो गया, इसके अंदर में कैसा इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गया। कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट बेटा में ग्रेविटी तो काम करेगा ही करेगा, तो अगर ग्रेविटी काम कर रहा है सर, वो नीचे की तरफ सर एक mg फोर्स लगाएगा। जो क्या हो रहा है, ये फोर्स क्या है सर, नीचे की तरफ है, जो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है। अब ये नीचे कब ये स्लो होगा बताओ, ये आ रहा है स्लो कब होगा, जब नीचे से कोई इसको रिपेल करेगा ना। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये वाला प्लेट का रोल है, ये नेगेटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट क्या कर रहा है, ये जो ऑयल ड्रॉप है अभी नेगेटिवली चार्ज हो गया, वो उस नेगेटिवली चार्ज को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपेल कर रहा है। तो इसके ऊपर जो लगाएगा F इक्वल टू, वो फिजिक्स में पढ़ोगे आप, QE, वो QE लगाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये आके रुक गया, मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर खींच रहा था, और ये जो नेगेटिव प्लेट इसको ऊपर की ओर नेगेटिव को रिपल्शन कर रहा है, ऊपर की कर रहा है, ये दोनों फोर्स, ये mg फोर्स और QE एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से हम आराम से Q का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम Q का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकता है। तो अगर दोनों ने हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते बढ़ाते, अगर ये स्लो होते होते पहले स्लो डाउन हुआ और बाद में अगर ये स्टॉप हो गया, मतलब नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो भी है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है सर, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। सर एक एक्सप्रेशन क्लास 12 में मिलता है सर, F इक्वल टू QE, आपको मानना पड़ेगा, ये आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया सर, बैलेंस कर दिया, ओके। अब ये स्टॉप हो गया, ऑयल ड्रॉप अभी नीचे नहीं गिर रहा है, और यहाँ से हमने Q का वैल्यू निकाल दिया। अब मिलिकन ने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत चीज़ें मैंने बता दिया, आपने उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो एडजस्ट किया सर, ये इसको उन्होंने क्या किया, ये है ना, ये जो है वो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि कैसे उसको स्टॉप हो गया, वो सब चीज़ें उन्होंने देखा। व्हाट ही डिस्कवर, मिलिगन ने क्या डिस्कवर किया कि दिस चार्जेस ऑयल ड्रॉपलेट आर ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब सिंपल से बात है सर, उन्होंने बेसिकली वही डिस्कवर किया, Q इक्वल टू NE। सिंपल सी बात है, Q इक्वल टू NE, मतलब ये जो चार्ज है, एक मान लो एक ड्रॉप के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ड्रॉप के ऑयल ड्रॉप के अंदर में 2 है, तीसरा ड्रॉप के अंदर में 3 है, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n टाइम्स ऑफ वो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में, वो किया, उनमें से Q इक्वल टू NE क्यों किया, उनमें से जो सबसे स्मॉल था, जैसे कि मैंने वैल्यू बोला, सपोज करो मैंने एक बार वैल्यू बोला सर, इसका जो चार्ज जो आया सर, वो होता है सर, ये जो Q का वैल्यू मैंने बताया था ना कि Q का वैल्यू आप निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से, उस Q का वैल्यू आया, मतलब सिंपल सी बात है, Q का वैल्यू एक बार आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये आया। इसका मतलब Q इक्वल टू NE ना, तो Q इक्वल टू मतलब Q का वैल्यू इतना आया, मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, तो E क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे N का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 हुआ इसलिए तो वैल्यू इतना आया, 1 हुआ इसलिए 1 हुआ। Q का वैल्यू अगर 1.6 × -19 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सर 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है सर, 1.6 इंटू 10 टू द -19। ये 1 हुआ, Q N का वैल्यू इसलिए हुआ, मतलब इस जो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो इसका वैल्यू बेटा, इसका वैल्यू अगर मान लो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलो, इसका मतलब क्या लिख सकते हो सर, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मतलब ये n का वैल्यू क्या होगा, n इंटू ई ना, n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, मतलब इस ऑयल ड्रॉप के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब फंडामेंटल जो है, मिनिमम जो होता है वो एक ई होता है, मतलब मिनिमम जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। बात समझा, ये मिनिमम उसी से एक्चुअली निकाला गया। तो मिनिमम जो एक हर ऑयल ड्रॉप के अंदर में जो एक मिनिमम चार्ज जो होगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका होना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर वो मतलब स्टॉप हुआ है तो। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स आर फाउंड, सर इतना 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 पाया गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, देखो मैं दिखाई देता हूँ सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे केस 1 ये पाया गया, मतलब इसका वैल्यू मतलब 1 इंटू ई,
इसका वैल्यू 2 इंटू ई, इसका वैल्यू 3 इंटू ई, इसका वैल्यू 4 इंटू ई। बस समझ। तो ई का वैल्यू कितना हो गया सर? ई का वैल्यू इतना हो गया, क्योंकि यही ई का वैल्यू है 1 इंटू दी टू। तो सबसे छोटा जो होता है वही होता है ई का वैल्यू। लेकिन ये तो जस्ट एक बनाया हुआ वैल्यू है, लेकिन हमारा जो ई का वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? यही से उन्होंने ये सब चीज़ें की। अगर बेटा किसी को दिक्कत होता है तो इसको एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, इसको एक रिवाइंड करके क्या करना, जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने समझाया आपको, बहुत शिद्दत से आपको समझाया, आपको जरूर एक बार देखना होगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एटोमाइजर लगाया गया, यहाँ पे स्प्रे करके ऑयल दिया जा रहा है, यहाँ पे छोटा सा होल किया गया, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। सिर्फ ये कैथोड, ये एनोड है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट को हमने एनोड बोल दिया, नेगेटिव प्लेट को हमने कैथोड बोल दिया, खत्म। ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्मली यहाँ पे आ रहा था, काब से देख रहे थे सर हम, टेलीस्कोप की मदद से हम अंदर जाके इसको देख रहे थे, छोड़ो कोई भी डिवाइस की मदद से हम इसको अंदर झाँक के इसको देख रहे थे, ऑयल ड्रॉप गिर रहा था। कुछ टाइम बाद यहाँ पे तो यहाँ से एक्सरे आ रहा था, तो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा, जैसे एक्सरे आया अंदर क्या होगा, आयनाइज हुआ, आयनाइज होने के बाद वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो वो चार्ज क्या हो गया, वो ऑयल के अंदर फंस गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ सर, जैसे ही कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो स्लो होने लगा, और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे तो एक टाइम बाद जाके क्या हुआ, सब वो रुक गया। मतलब नीचे का जो ऑयल, जो चार्ज्ड ऑयल जो है, वो नीचे जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर से जो उसको रिपल्शन मिल रहा है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और उसके मदद से हम ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस की मदद से हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू का मतलब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बेटा एक ही बात है, आपका मर्जी है, जो भी दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं चल रहा है, तो यहाँ से हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन की मदद से हम क्यू का वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्यू का वैल्यू होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, ठीक है। वो एन का वैल्यू मिनिमम कितना होता है, 1 होता है, और ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। मतलब अगर उस ऑयल ड्रॉप में एक इलेक्ट्रॉन आया तो ई होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2IC 3IC 4E, और 2IC 3IC 4E ये क्या है, चार्ज है, क्यू का वैल्यू है, ठीक है। ये वाला चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ एनोड रेस, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है सर। यहाँ पे पहले वाले डायग्राम को भी समझाया जा सकता है। पहले वाले डायग्राम के लिए देखो, इसको थोड़ा उल्टा किया गया, ये नेगेटिव प्राइम थोड़ा उल्टा किया गया, आप इसको प्लीज समझिएगा। मैं चलो पहले वाले डायग्राम से समझा देता हूँ, बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। पहले वाले डायग्राम देखो, ये डायग्राम से आपको समझ में आता होगा सर। यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमने माना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। बाद में थोड़ी देर बाद मैंने बोला सर ये हमने हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन आयनाइज होके H+ बना और इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव होता है सर, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया, अच्छी बात है। परफोरेटेड एनोड है, इसकी तरफ चला गया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, आपका ग्रीन कलर का लाइट जल गया, आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे जाके उधर पे स्ट्राइक किया। अगर आपने इस कैथोड को अगर परफोरेटेड कर दिया और यहाँ पे आपने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फेट लगा दिया, और कुछ देर बाद सामने को पता चला सर इधर भी तो लाइट जल रहा है, तो इधर कौन लाइट जला रहा है भाई, इधर कौन, शायद इधर भी तो कोई पार्टिकल तो इधर भी मूव किया होगा। अगर कोई पार्टिकल इधर मूव किया होगा तभी तो बेटा लाइट जला, ये सो नो। तो वो पार्टिकल कौन है, अगर इस तरफ पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो शायद, सॉरी नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इस नेगेटिव कैथोड की तरफ शायद ये H+ जा रहा है, और दिस H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन, दिस H+ इज नथिंग बट पॉजिटिव रे, और जिसको नाम दिया गया बाद में प्रोटॉन। बात समझ आ रहा है क्या बोला, वो उसको नाम दिया गया। तो डायग्राम पलटने से कुछ होता नहीं है, चीज़ें सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो आयनाइज्ड जो पार्ट है वो क्या है सर, H+ है, वो H+ सर उल्टा डायरेक्शन ऑफ कोर्स मूव करेगा सर, कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। कैथोड को अगर हमने परफोरेटेड कर दिया मतलब उसको क्या हमने परफोरेट कर दिया मतलब उसको छेद कर दिया, और इधर हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया सर, फ्लोरोसेंट मटेरियल में जाके वो क्या कर देगा सर, स्ट्राइक कर देगा, और यहाँ पे लाइट जलेगा। बात समझ आ रहा है। तो उसी डायग्राम को बेटा, ये पेन है बेटा, इस पेन को ऐसा करने से क्या पेन चेंज हो गया, नहीं पेन ऐसा ही है, देखने का नजरिया बदलो सर। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है सर, उसको ऐसा करने से क्या चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। वैसे ही सर डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे सुंदर किया गया ताकि एनोड रे को दिखा सकूँ, और कुछ नहीं है सर, ठीक है। यही देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है सर, ये कैथोड है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल में कौन होता है सर, कैथोड होता है। कैथोड से इधर कौन जा रहा है सर, ये, हाँ ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। कैथोड किधर जा रहा है सर, कैथोड सिंपल सी बात है सर,
ये कैथोड है, तो कैथोड कैथोड किधर जाएगा सर? कैथोड तो सर एनोड की तरफ जाएगा, नो डाउट सर, कैथोड हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। लेकिन जो H प्लस जो बच गया वो किधर जाएगा? इधर, क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है, कैथोड है, इसको परफोरेटेड किया गया और यहाँ पे ग्लो, लाइट ग्लो हो रहा है, मतलब इसको क्या ना, वो एनोड से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया सर? एनोड रे रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? एनोड रे। क्यों? क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे क्यों बोला गया? क्योंकि वो कैथोड से उत्पन्न हुआ। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पे एक किस्सा है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, नहीं कुछ भी बात नहीं है सर, सेम चीज़ है, एक बार पढ़ना, नोट्स लिखना, आपके लिए ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ नोट्स वगैरह आपके लिए दिया हुआ। आप डायग्राम बनाना, नोट्स बनाना, एक ही बार डायग्राम बनाना, बार बार डायग्राम मत बनाना, टाइम वेस्ट होगा। और आप मेरे लैंग्वेज को भी फॉलो करना, जो बोला गया उसको भी करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसेप्चुअल कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। कैनल रे ये सब हो गया सर, पॉजिटिव रे होता है, जो जो चीज़ें बता दिया वो सब कुछ बोला गया। ओरिजिन ऑफ एनोड रे कहाँ पे होता है सर? एनोड से होता है, ठीक है, इसलिए उसको एनोड रे बोला गया सर। देखो ये H प्लस हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है सर। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नो डाउट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है। मेड मटेरियल पर पार्टिकल, इसका भी है सर। कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑफकोर्स ये H प्लस तो पॉजिटिव चार्ज होता है सर। डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भाई स्टार लगाओ, ये इसके पास स्टार लगाओ। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। पहले तो सर स्पेसिफिक चार्ज जो था, पहले तो स्पेसिफिक चार्ज जो था, मतलब क्या था सर? चार्ज बाई मास रेशियो का क्या था? चार्ज बाई मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी आप गैस लो, चार्ज बाई मास रेशियो हमेशा सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स है। इस बार क्या कर रहा है, अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के लिए सर, हाइड्रोजन के लिए तो सर हाइड्रोजन H प्लस हुआ और इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका चार्ज और मास जो होगा, अगर आपने हीलियम लिया तो वो हीलियम ने, मान लो हीलियम पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हीलियम पॉजिटिव का मास और हाइड्रोजन का मास कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इस बार कोई भी मटेरियल लोगे तो सब सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार स्पेसिफिक चार्ज सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार अगर ये वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे, हम वो वाले पार्ट को, आयनाइज्ड पार्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए H प्लस और He प्लस का मास कभी भी सेम नहीं हो सकता। इन दोनों का मास कभी भी सेम नहीं हो सकता। बात समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे बोला कि डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गैस, कौन सी गैस लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि गैस चेंज होगा तो उसका पर्टिकुलर गैस का मास चेंज होगा। अगर मास चेंज होगा बेटा, वो स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट चार्ज बाई मास रेशियो। बात समझ आ रहा है? तो जब हम कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, तब हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन का तो सर चार्ज बाई मास फिक्स होता है। आप कोई भी मटेरियल ले लो सर, आप कोई भी पार्टिकल ले लो सर, आप कोई भी गैस ले लो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इस बार मैटर करता है, क्योंकि इस बार हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे, हम एनोड रे को देख रहे हैं, हम पॉजिटिव पार्टिकल को देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हैं। तो अगर हमने मटेरियल यानी कि हमने अगर गैस को चेंज किया तो सर हमारा जो आयोनाइज्ड पार्ट है वो भी चेंज होगा। क्या बात समझ आया? यस नीचे लिखो सर, समझ आया। हाउ दे प्रूव्ड प्रोटॉन एग्जिस्ट सर, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया। और इसको कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं सर? सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है, ठीक है। H प्लस जैसे ही बना, H प्लस जैसे ही बना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बना? H प्लस के अंदर कौन है? अंदर कौन है सर? अंदर चार्ज कौन है सर? प्रोटॉन ही तो है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज कौन बचा? प्रोटॉन ही बचा, तो उसको क्या बोलते हैं सर? इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ऐसे ही पूछता है, कुछ कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, तो मैंने बता दिया। अब होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, बहुत ही सिंपल है ये डिस्कवरी ऑफ क्या न्यूटन क्या होता है, वो कुछ एक बॉम्बार्डिंग होता है। बॉम्बार्डिंग मतलब उसे हाई स्पीड में स्ट्राइक कराना किसी को किसी से, वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ही बेरिलियम को, ठीक है, ये बेरिलियम है, इसको जब यहाँ पे हीलियम से हाई स्पीड में स्ट्राइक करवाया गया, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, डिस्कवरी ऑफ, किसने डिस्कवर किया सर? चाडविक में, याद रखना। क्या किया सर? बॉम्बार्डेड बेरिलियम को बॉम्बार्ड किया गया विथ हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब ही होता है हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। वहाँ पे जब स्ट्राइक करवाया गया, जैसे जब स्ट्राइक करवाया गया तो नया एक चीज़ फॉर्म हुआ जिसका नाम था कार्बन, और एक न्यूट्रल पार्टिकल फॉर्म हुआ, इसका ही नाम बाद में दिया गया न्यूट्रॉन। इसका ही नाम क्या दिया गया सर? न्यूट्रॉन। बात समझ आ रहा है? इसका देख लो, 9 और 4 कितना होता है? 13 सर। 12 + 1 कितना होता है? 13। एटॉमिक नंबर 4 + 2 कितना होता है?
6 सर, यहाँ पे 6 + 0 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। मतलब नया एक स्टेबल आपका एटम कार्बन फॉर्म हो गया, एक न्यूट्रल एटम फॉर्म हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। कैसे सर? बम्बार्डिंग की वजह से, जब इसको अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्ड किया गया तब ये वाला चीज़ फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। अब देखो, मैंने बताया था कि ये वाला चीज़ बाद में बताऊंगा। अब हमने प्रोटॉन, हमने देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, इसका सिंबल सब देख लिया, सबका चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन इसका आगे एक माइनस होता है, इसका आगे पास होता है। ये तो चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। सबका मास दिया हुआ है। और किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन, इसने गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड बोलते हैं, और इसको चार्विक ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, याद रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमने ऑलरेडी आज के क्लास में हमने इसको क्या कर दिया भाई, हमने आज के क्लास में इनको डिस्कवर किया। हमने क्या किया? इसको डिस्कवर किया। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उफ, बच्चे भी ना अजीब होते भाई, अजीब मतलब अजीब होते। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक एक क्लास का आप देखो, अब पोस्ट प्रीमियर हो रहा था, मतलब स्ट्रीम हो रहा था। ठीक है, एक बच्चा आया, बोला सर आप मेरा नाम लीजिए, लिखा नीचे कमेंट के, मेरा नाम लीजिए। अब बताओ सर, इसलिए ना हम लाइव क्लास वगैरह ना एकदम पसंद नहीं करते। इतना फालतू का चीज़ बोलते हैं ना सर, नाम लीजिए। भाई साहब, तुम्हारा नाम लेके क्या होगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑफलाइन में कभी नहीं होता है। ऑनलाइन में कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं पता एड्रेस, नाम कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तुम सोचो, एक बच्चा मुझे लिख रहा है सर आप बहुत बड़े काम कर रहे हो। मैं पॉजिटिव, बहुत हज़ारों कमेंट्स पॉजिटिव है, वो बात नहीं। मैं एक दो नेगेटिव कमेंट के बारे में बात करते हैं। बोला कि क्या कैसा गंदा स्टेटमेंट लिखा उसने। उसने बोला कि सर आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छी काम कर रहे हो, एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज आपने निकाला, पढ़ा रहे हो, सर आप भी क्या वो दिखा के कोर्स बेचना स्टार्ट कर दोगे क्या? मैंने माना भाई, ये सब करके लोग कोर्स बेचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ऐसा है। ठीक, हम कोर्स क्यों बेचे भाई? हमारा चल रहा है सब कुछ भाई, अच्छा खासा कुशल मंगल चल रहा है भाई, क्यों सर ये सब करें? और एक चीज़ बताओ, हम कभी हमारा कुछ नहीं चला भी, फिर भी हम ये सब काम नहीं करेंगे भाई। और क्या दिखा के क्या बेचना भाई? हमने तो बोला सर ये एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज पूरा फ्री में कंप्लीट करेंगे, और वहाँ पे सर आपका और एक टीचर है, उन्होंने स्टार्ट किया 0 to टॉपर बैच। वहाँ पे भाई बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा सब कुछ चीज़ें फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ये तो पढ़ा रहा है भाई, शायद वो आपका पेड कोर्स में भी बहुत सारे लोग इतना लेवल तक नहीं पढ़ाते। ठीक है, और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया कि मैं आगे आपके लिए एडवांस लेवल की सीरीज लेके आऊँगा थोड़ा, क्योंकि अभी ये फंडामेंटल और कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रहा है, थ्योरी चल रहा है, क्वेश्चन के ऊपर मैं एक सीरीज लाऊंगा। प्रॉमिस किया भाई, कुछ ना कुछ आगे करूंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। एनसीईआरटी डीप एनालिसिस सीरीज खत्म हो गया सर, राहुल सर तो गायब, आपका कैम क्लासेस विद राहुल बंद। नहीं, जब तक जान है तब तक बहुत कुछ करेंगे हम, बच्चों के लिए करेंगे और इस देश के फ्यूचर के लिए करेंगे। हम तो भाई आज है कल नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? हम रहने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, ना रहने से भी किसको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बच्चों का तमीज नहीं होता, कुछ भी बोल देता है। दम है ऑफलाइन क्लास में आके सामने बोल के दिखाई ये सब चीज़ें। भाई साहब बात नहीं करते ऑफलाइन क्लास में, चुप रहते हैं, लेकिन यूट्यूब में कुछ भी बोल देते हैं। ये सब फ्री क्लासेस लेना बहुत अच्छी बात है नॉलेज के लिए। जरूरत पड़े तो मोटिवेशनल कुछ बात बोल देंगे, आपके साथ दुख सुख शेयर कर लेंगे। लाइव क्लास नहीं लेंगे भाई साहब, इतना झंझट, इतना फालतू का आंसर कौन देगा?
जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो आराम से नोट्स बना रहा है प्रॉपरली, क्योंकि जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ पता चलता है कुछ बच्चे बैठते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम शिद्दत से नोट्स बना रहे हैं एकदम पूरा लेक्चर वेक्चर देख के, ठीक है, वो बच्चा होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा अलग ही होता है। यहाँ पे एटॉमिक मॉडल हो गया। अब कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो ये जो इंट्रोडक्शन है कुछ नहीं, कुछ एटॉमिक मॉडल मतलब एटम कैसा दिखता है, शुरुआत में कौन किसने कैसा किया था। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल है वो है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ध्यान से समझिएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या बात किया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या होता था। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोला, भाई साहब इनको प्लीज आप लोग उनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। उन्होंने बोला कि जो एटम इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पूरा स्पेयर है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा जो कलरिंग आपका पर्पल कलर का या वायलेट कलर का जो स्पेयर दे रहा पॉजिटिव चार्ज का है। एंड विथ नंबर ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द न्यूट्रलाइज्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने बोला कि एटम न्यूट्रल होता है, ये पूरा स्फेयर जो दिख रहा है ना पूरा है ये पॉजिटिव चार्ज का है पूरा स्फेयर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, उन्होंने जो बोला था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करके एक एटम को न्यूट्रल बना रहा है, उतना उन्होंने बोल दिया। आप होता है ना कोई भी, जैसे कि कुछ लोग उसको थॉमसन का केक मॉडल बोलते हैं, जैसे कि केक हो गया, केक के अंदर में अच्छे बादाम होते हैं, सुंदर वालनट नहीं होता है सॉरी, बादाम होते हैं, फिर चेरी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है ना। तो वो पूरा जो केक है उसको केक को उन्होंने बोला कि सर ये तुम्हारा पॉजिटिव स्पेयर है, और अंदर में जो आपका चेरी हो गया, बादाम हो गया, ये हो गया उनका इलेक्ट्रॉन जो उस एटम को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, मतलब बैलेंस कर रहा है, उतना उन्होंने बोला, ठीक है। ये थॉमसन का बातचीत इतना ही बातचीत है, थॉमसन ने इतना ही बातचीत उन्होंने किया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, बस समझ आ गया। अब देखो उन्होंने ऐसा बोला, इसको थोड़ा नोट्स आप बना लीजिएगा कि उन्होंने जो चार्ज बैलेंस है मतलब पॉजिटिव जो है और नेगेटिव जो क्या है बैलेंस्ड है, और एक एटम क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये पूरा जो मास है वो इवनली अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उन्होंने बात में किया। ऐसा कुछ खास कुछ नहीं है जानने लायक चीज़ें थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से, वो केक जैसा ही मॉडल है, ठीक है, पंपकिन भी बोलते हैं कुछ, वैसा ही मॉडल है, एनसीईआरटी बुक में भी है, ऐसा ही डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ऐसा ही यही मॉडल है कि पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, अंदर में पूरा एकदम सुंदर करके डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका इलेक्ट्रॉन जो एटम को न्यूट्रल बना रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है, उतना ही है। आपको बस ये जब लिखा हुआ ताकि आपको अच्छा नोट्स आप बना पाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छा नोट्स मिले, आपको इधर उधर उनको भागना ना पड़े। मैं आपको प्रॉपर आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से नोट्स आप बनाइएगा, ठीक है। कोई आपको शॉर्टकट मत मारिएगा, डायग्राम बनाना, लिखना, सब कुछ अच्छी तरह से नोट्स बनाना, आपके पास कंप्लीट एक नोट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर सर आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उन्होंने एक सोर्स से, ये सुंदर डायग्राम है देखने में, एनसीईआरटी में ये सब मैं एक्चुअली एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा ही डायग्राम है। वहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया, वहाँ पे एक लेड प्लेट की तरफ रखा गया, वहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ पे गोल्ड, ये जो पूरा ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है ना वो फ्लोरोसेंट मतलब मटेरियल से बनाया गया। ये ब्लू कलर का वो गार्ड दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये जो है ये पूरा फ्लोरोसेंट मटेरियल से इसको बनाया गया। मतलब जहाँ पर भी जाके पूरा मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल से इसको अंदर कोटिंग किया गया, मतलब जहाँ पर भी जाके वो स्ट्राइक करेगा भाई साहब वही हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ही जाके स्ट्राइक करेगा वो पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा वो लाइट मतलब वहाँ पे ग्लो करेगा, पता चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। रियलिटी ये है कि सर ये जो कैथोड रेज की बात चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रहा है, बीम के लाइट की बात चल रहा है, सर ये सब चीज़ें आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। आप जब भी जाके ग्लो करेगा आप अरे भाई यहाँ पे ग्लो हुआ, अरे मतलब यहाँ पे पार्टिकल जाके स्ट्राइक, अरे भाई वहाँ पे ग्लो हुआ, देखो वहाँ पे जाके पार्टिकल स्ट्राइक है, क्योंकि पार्टिकल को आप देख नहीं रहे हो, उधर ग्लो हुआ। तो इसलिए उसको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो जैसे ही सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहा है सर यहाँ पे पूरा उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनाया गया, जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगा वहाँ ग्लो करेगा। और बीच में गोल्ड फॉयल रखा गया। सर गोल्ड फॉयल क्यों रखा गया, सर आयरन क्यों नहीं रखा गया, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। गोल्ड फॉयल रखने के पीछे कारण बहुत है, क्योंकि गोल्ड को ना आप पीट के एकदम एक थीन फॉयल आप बना सकते हो, थीन प्लेट आप बना सकते हो। लोहा या और किसी को करने जाओगे तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने शायद उससे पहले काफ़ी सारा ट्रायल उन्होंने लिया है, ऐसा भी बहुत सारा स्टोरी है जो सुनने को मिला था। जो
रदरफोर्ड थे, उनके अंदर में एक रिसर्च स्कॉलर भी थे, वो दोनों मिलके काम कर रहे थे। ऐसा बहुत सारी चीज़ हमने सुना है। तो ये सब आपकी कोई काम का नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था? गोल्ड तो बहुत कॉस्टली होता है इसलिए लिया गया, नहीं ऐसा नहीं है। गोल्ड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी। तो बीच में ये जो गोल्डन कलर का चीज़ है वो गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखा गया, एक पतला सा प्लेट थिन शीट गोल्ड का रखा गया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया। सिंपल सी बात है सर, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है और याद रखना अल्फा पार्टिकल बताया था ना मैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, हीलियम पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव पार्टिकल। याद रखना जो पार्टिकल जा रहा है ये खुद एक पॉजिटिव पार्टिकल है, वो नेगेटिव पार्टिकल नहीं है। वो जा रहा है और जाने के बाद जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगा मतलब वो वहाँ डेबिट होके जाके उस वहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके स्ट्राइक किया, ठीक है। अब इनको हम देखेंगे। चलो यहाँ से कोई एक एटम लेते हैं, कोई एक एटम लिए। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि मेजोरिटी जो पार्टिकल है ना वो सीधा आर पार हो गया। मेजोरिटी पार्टिकल्स जो यहाँ पे बेटा है, वो मेजोरिटी पार्टिकल्स जो है वो सीधा, देखो ये सब मेजोरिटी पार्टिकल्स क्या हो गया बेटा, सीधा आर पार हो गया। मतलब अगर सिंपल से बात है, एटम के अंदर में क्या है हमें नहीं मालूम, मैंने बोला, मैं सिंपल से बात है, ठीक है। मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे आग बंद करके चल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, मैं यहाँ पे चला, मैं चला गया। अब देखो मैं आग बंद करके बेटा मैं यहां से यहां तक चला गया, तो मैं अभी तक मैंने यहां पे चला गया, मैंने आंख अभी तक खुला नहीं। तो मन में मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूं? बता, मैंने आंख खुला नहीं, मन में मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? सर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल या बीच में कोई भी चीज नहीं था जो मेरे को रोक सके, मतलब ये जगह पूरा खाली है, मैं जा सकता हूं। तो मतलब अगर मेजोरिटी पार्टिकल्स अगर यहाँ पे क्रॉस करके चले गए, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन, ये तो ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने देखा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल क्रॉस करके चला गया। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस, ऑब्जर्वेशन में क्या बोलेंगे सर, कंक्लूजन में क्या बोलेंगे सर? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर में जो है वो एम्प्टी है, वहां पे कोई नहीं है। तो कुछ पार्टिकल सर देखो इधर आके थोड़ा डिबेट होकर इधर चला गया, कुछ पार्टिकल इधर आके डिबेट होकर चला गया, कुछ पार्टिकल इधर आके डिबेट होकर इधर चला गया, अलग अलग एंगल पे। क्यों? शायद बीच में कोई है जो इसको रिपेल कर रहा है, और शायद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो सीधा जाने वाला था, इसको बुला रहा है। अरे ये जैसे कि डिबेट होने का मतलब होता है क्या होता है सर, ये ऐसा जाने वाला था ना, अचानक सर ये इधर चला गया। मतलब ये सब हम कब करते, बच्चे ये सब कब करते सर? ये इधर जा रहा था स्कूल में, ये इधर मुड़ गया, मतलब डिबेट हो गया। कब करते? अरे मान लो उधर से उसको किसी ने बुला लिया, अरे किसी दोस्त ने बुला लिया, आई आजा भाई साहब इधर आजा, सुन जा, आज कुछ बात करना है, पता है उधर पे क्या हुआ सुबह सुबह, आपको नहीं मालूम, आपको बुला लिया, अब चले गया, अब डिबेट हो गया। शायद ये पॉजिटिव पार्टिकल को कोई नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बुला रहा है इसलिए चला गया, शायद बीच में कोई इसको रिपेल कर रहा है इसलिए वो चला गया। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बीच में कुछ हो सकता है, और उसमें से बहुत कम पार्टिकल, वेरी फ्यू, 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल सर गया, एंड सुनना, गया और पूरा जितना डिग्री एंगल पे गया पूरा 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करके वापस आ गया। मतलब जितना डिग्री एंगल में घुसा बेटा, समझना, जितना डिग्री एंगल पे वो घुसा, मान लो जितना डिग्री पे गया एग्जैक्टली 180 डिग्री पे वो वापस आ गया। मतलब वो 1 out of 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा होता है। यहां से उन्होंने क्या किया कि सर शायद, इसका मतलब क्या समझाता हूं पहली बात तो कुछ मेजोरिटी पार्टिकल सीधा आर पार हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। कुछ डिबेट हो गया, शायद कोई रिपल्शन की वजह से डिबेट हुआ, अभी तक क्लियर नहीं है। और कुछ शायद पॉजिटिव पार्टिकल हमने भेजा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने उसको बुला लिया, सर इधर ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये थोड़ा मुड़ गया, बोल सकते हैं। एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 जो गया और मुड़ के पीछे आके, पीछे कहाँ पता चला सर? पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दो एग्जैक्ट 1 डिग्री उधर जाके, जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट था ना, मैं दिखाता हूँ। इधर वो 1 पार्टिकल की जो बात कर रहा हूँ ना, इधर से तो गया जाके यहाँ पे ग्लो नहीं किया, कोई जाके सर देखो कोई यहाँ ग्लो कर रहा है, कोई यहाँ ग्लो कर रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। इसका मतलब क्या है? ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। कोई सीधा चला गया, खो रहा है। एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल हुआ कि जो जाके स्ट्राइक नहीं किया, सीधा पीछे आ गया। सीधा कहा गया भाई, पीछे आके स्ट्राइक कर लिया। क्या वहां पे किसी को कुछ डाउट हुआ होगा? डाउट तो होना चाहिए सर, ये कैसे हो सकता है सर इधर आके स्ट्राइक कर लिया? कहा कैसे पता चला? इधर और एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दो, अगर ये आके यहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्राइक कर गया, मतलब सर ये यहाँ पे स्ट्राइक कर गया, मतलब उधर जाके स्ट्राइक नहीं किया, पूरा 180 डिग्री घूम के स्ट्राइक किया। मतलब सिंपल से, मैं यहाँ पे कोई था, मतलब एक मतलब थर्मोकोल से एक वाल बनाया गया, फेक वाल, मैं जाके चला गया, देखो मैं गुस्सा मार के चला गया। मतलब ये जो थर्मोकोल वाला वाल है वो मेरे से कम मास वाला है, मेरे से कम पावरफुल वाला है, वो चला गया। अब मान लो एक ब्रिक से वाल बनाया गया, मैं इधर गया,
अरे लगा, फिर मैं वापस मुड़ के आ गया। क्यों? अरे भाई मेरे से कितना हार्ड है भाई, कितना बड़ा है, कितना मास ज़्यादा है, मेरे से कितना हैवी है, मैं उस वाल को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल भेजा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल है इसलिए तो भाई साहब ये रिपेल होके आया, लेकिन ये वाला ज़्यादा हैवियर है, ये ज़्यादा भारी है, ज़्यादा मास है, इसलिए वो घूम के आ गया। अदरवाइज ये इसको 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 ना खींच के पीछे भेज देता। अगर जो अल्फा पार्टिकल वो ज़्यादा भारी होता, ज़्यादा मास वाला होता, तो शायद ये इसको पीछे भेज देता, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं। सिंपल से मैंने क्या बोला, वहाँ पे थर्मोकोल का वाल बना दिया, तो मैं सर सीधा जाके उसको मार दूंगा, फिर मार के मैं चला जाऊंगा। और यहाँ पे ब्रिक से बनाया हुआ एक वाल है, वो एकदम मजबूत है, मैं जाऊंगा, अरे मम्मी बोल के यहाँ पे धक्का जब लगेगा मैं वापस पीछे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो वाला वाल मेरे से ज़्यादा हैवियर है, मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, मेरे से ज़्यादा मास उसका है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा ही क्या, यहाँ पे बीच में जो है उसको नाम दिया गया बाद में न्यूक्लियस, जो क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव पार्टिकल से ज़्यादा हैवियर है और हैवी मास जो है वो सेंटर में है, उसका नाम दिया गया बाद में क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही सब चीज़ें मैंने बताया। सर कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, मेजॉरिटी स्पेस इन द एम्प्टी स्पेस होता है, पॉजिटिव चार्ज द मोस्ट एटम्स इन मास आर कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल, सेंटर में क्या गया है, द न्यूक्लियस रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेम से रिपेल करता है। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे जो मेन चीज़ बताया गया है सर, एटम का रेडियस 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻⁻। हाँ, पहले जो बोल रहे थे ना कि पहले जो थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा बिखरे हुए है, थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा पॉजिटिव चार्ज है और छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा पॉजिटिव नहीं, बीच में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरा हुआ है। बात समझ आ रहा है? बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए देखो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 और एटम का रेडियस 10⁻10, पूरा एटम का रेडियस 10⁻10, उसमें से ये 10⁻15 रेडियस का एक छोटा सा पॉजिटिव पार्ट चीज़ जो यहाँ पे बीच में है लेकिन हैवी है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इनका रेशियो भी कभी कभी पूछ देता है, एक दूसरे का कितना बड़ा है, 10⁵ टाइम्स बड़ा है, रेशियो निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि रेडियस ऑफ न्यूटन बाई रेडियस ऑफ, अगर मैं एटम की बात करूँ तो क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूटन होता ना, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूटन क्या होता है 10⁻15, और एटम का कितना होता है सर 10⁻10, ये ऊपर जाएगा 10⁻+ में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵। तो रेडियस ऑफ इसमें से पता क्या चलता है सर, इसमें से इम्प्लाइज रेडियस ऑफ न्यूटन इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम इनटू 10⁻⁵। ये आने से क्या होगा सर, ये आने से हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूटन इंटू 10⁵ इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। बात समझ रहा है? मतलब रेडियस ऑफ न्यूटन को, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को 10⁵ से मल्टीप्लाई करने के बाद रेडियस ऑफ एटम होता है। बस समझ में, पूरा एटम का रेडियस होता है, यही होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कुछ कंक्लूजन है। पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर बोला कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ कोर्स सर, इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर में है तो अंदर का जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स के मदद से इसके ये पकड़ के रख रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, फिर बोला दिस मॉडल रिजेबल विद द सोलर सिस्टम। ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम में बेटा, सोलर सिस्टम में सन है और बीच में अर्थ इसको रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ नहीं, बहुत सारा प्लेनेट सन को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो रिलेटेड टू हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, दिस स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स मूव। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो ये सब स्पेस, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, फिर कुछ ड्रॉबैक्स बताया गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स विथ स्टेबिलिटी, उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ए चार्ज पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। सिंपल सी बात है सर, ये अगर न्यूक्लियस है और ये एटम है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली घूम रहा है, इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली बेटा एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, कंटिन्यूअसली वो एनर्जी इमिट करेगा। सिंपल सी बात है भाई, तुम कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हो तो तुम्हारा एनर्जी नहीं जाएगा, तुम टायर्ड नहीं हो जाओगे भाई, टायर्ड हो जाओगे ना भाई, कॉमन सेंस है। इफ इट रेडिएट्स एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट कर रहा है,
द इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू स्पाइरल इनवर्ड, मतलब ये घूमते 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 बेटा अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, घूमते घूमते अंदर की तरफ, क्योंकि पाथ उसका छोटा होता जाएगा टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड स्ट्राइकिंग द पाथ स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे आके उसको स्ट्राइक कर देगा। दिस वुड मीन्स द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, अगर ऐसा होने से तो सही सर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया खत्म सब कुछ, तो इसके हिसाब से तो एटम से सबसे अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा अनस्टेबल नहीं होता है। तो मतलब ये रदरफोर्ड ने जैसा बोला ऐसा सब कुछ सही नहीं है, ठीक है, बाद में पता चला। चले कंक्लूजन, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसके हिसाब से देखो उस टाइम पे तो फिजिक्स में ये चल रहा था, मैक्सवेल भाई साहब चल रहा था, कहा गया मैक्सवेल भाई साहब चल रहा था, उन्होंने बोला जो भी मूव करेगा भाई एनर्जी रेडिएट करेगा, वो इंसान भी जब मूव करता है एनर्जी रिलीज करता है भाई, वो टायर्ड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वो क्यों नहीं होगा, वो आके तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बस समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब एक एटम सबसे अनस्टेबल होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या एटम अनस्टेबल होता है, नहीं होता है, मतलब इनका मॉडल में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो बाद में पता चलेगा, और बाद में पता चलते चलते 2-3 क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है सर, फेलर टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, एग्जैक्टली नहीं बताया गया, सिर्फ बोला है घूम रहा है, लेकिन ऐसा घूम नहीं सकता, और एग्जैक्टली सच बताओ एग्जैक्टली ऐसा घूमता नहीं है, ये बचपन में ही पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा घूमता नहीं है, जो ये बकवास है, ठीक है, ये बकवास है, एग्जैक्टली ऐसा घूमता नहीं है, ठीक है। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलाइड, क्यों कोलाइड नहीं करता इसके बारे में नहीं बताया गया। नो एक्सप्लेनेशन फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये सब स्पेक्ट्रम हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये सब ड्रॉबैक है, इमिशन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये सब हम ये पूरा का पूरा ये पूरा भाई साहब हम ये पूरा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब इसका टॉपिक नहीं है, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। No explanation of nuclear stability, nuclear stable क्यों है, रदरफोर्ड मॉडल does not explain how the positively charged protons in the nucleus stay together despite all the strong mutual repulsion। उन्होंने बोला कि ये आपका एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कौन है सर, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं कर रहा है, और ये एक दूसरे के साथ द्वंद्व करके मारपीट करके निकल क्यों नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। दिस रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ, ठीक है, तो इनके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया, ठीक है। तो बेटा जितना हो सके मैंने खत्म, ठीक है, जितना हो सके मैंने एकदम एकदम जिसको बोलते हैं डिटेल में मैंने चर्चा किया, आपको प्रॉपर नोट भी प्रोवाइड किया, प्रॉपरली आपको समझाया भी। 8 बज गया होगा बेटा सर, शायद 2 घंटा क्लास पूरा हो गया होगा, ठीक है, छोटा सा 5 पेज को 2 घंटे में किसी ने समझाया, मतलब वो भी फ्री में। आज के डेट में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहता है, और आप मेरा कीमती टाइम आपको 2 घंटा दिया बेटा, उसका लाज रखना, प्रॉपरली पढ़ना, प्रॉपरली नोट्स बनाना, एंड अच्छी चीज़ सबके साथ शेयर भी करना। और हम मिलेंगे अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, और हमारा क्लास 11 एंड क्लास 12 पैरेलली चल रहा है, और कोर्स टाइम लिमिट के अंदर में ख़त्म होगा, ठीक है। क्लास 12 शायद मैं दिसंबर के अंदर में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, और जनवरी के अंदर में क्लास 11 ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, और ये टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? यस सर। तो चलो टाटा।